आज 16 चैप्टर तक हम आ गए हैं और हमने काफ़ी कुछ इस बुक से जानकारी हासिल की, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत क्लियरली बताया है। अच्छे अच्छे एफर्मेशन हमें बताए हैं, जो कि जिस भी एरिया में अगर एफर्मेशन चाहिए तो वो इसमें से एफर्मेशन निकाल के एज इट इज लर्न कर सकता है, उन्हें बार बार लिख सकता है। तो वो वाकई कमाल का असर दिखाएंगे आपकी लाइफ पे। इन्होंने हेल्थ, रिलेशन, आपके मैरिज से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड इतने अच्छे एफर्मेशन इसमें लिखे हुए हैं। वो चाहे तो आप इंग्लिश में या हिंदी में आप लिख कर उन्हें डेली डेली आप रिपीट कर सकते हैं जब तक आपकी कोई विश पूरी नहीं हो। उसके बाद जो आज का चैप्टर है वो हमारे पब्लिक रिलेशनशिप्स प्लस हमारे कैसे आसपास के लोगों से हम कैसे अच्छे रिलेशन रखें, उस पर है। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 16। और मैं चाहूंगी कि जो भी आप लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो पूरा चैप्टर पढ़ें, और जिनको थोड़ी सी और जानकारी लेनी है तो वो बाकी के और जो चैप्टर्स हैं जो बुक में अवेलेबल हैं उनको पढ़ें, उन्हें दोबारा से सुने। और जो एक बार सुन चुका है उसको भी बार बार सुने, क्योंकि कई चीजें एक बार में समझ में नहीं आती हैं। तो बार बार सुने, फास्ट फॉरवर्ड करके सुने, लेकिन पूरा सुने, क्योंकि जब पूरा सुनते हैं तभी ज्यादा क्लैरिटी होती है। उसके बाद जिसको मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस क्लास से इससे मेरा जो भी आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपको आगे और भी अच्छी अच्छी बुक्स के बारे में जानकारी और भी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक यू सो मच। आइए स्टार्ट करते हैं। हम्म, पढ़ूं दीदी, मैं ही पढ़ूं? हाँ। ठीक। चैप्टर 16, आपका अवचेतन मन और सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध। आपने इस पुस्तक के अध्ययन से एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा यह सीखी है कि आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है, जो निष्ठापूर्वक इस पर छोड़ी हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर देता है। यह भी एक कारण है कि स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल, दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है। आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाहते हो उनके साथ वैसा ही करें। अब देखिए कितना अच्छा इन्होंने आज का ये चैप्टर समझाया है कि हम लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारे हमसे वो अच्छी तरह से बात करे, हमसे वो प्यार से बात करे, हमारे लिए कोई इस तरह से करे, हमारे लिए कोई उस तरह से करे, लेकिन हम उसके साथ क्या कर रहे हैं वो उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इस चैप्टर में ये कहा है क्लियरली कि जैसा हम उसके साथ करेंगे वैसा ही उसके वो हमारे साथ करेगा। तो गिव एंड टेक है ये। तो आपकी जो ये है ना, जो आप छाप छोड़ते हैं ना, मतलब जो भी है, जो निष्ठापूर्वक इस पर थोड़ी हर छाप का दोबारा उत्पन्न कर देता है। जो भी आप अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वो अवचेतन मन दोबारा आपको वैसा ही देता है। जैसा आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं, दूसरों के लिए जैसा कर रहे हैं, दूसरे भी आपके लिए वैसा कर रहे हैं। कई बार हमें ये लगता है कि हम बहुत कर रहे हैं और दूसरा नहीं कर रहा है, तो आप फिर चेक करिए, या तो आपकी कहीं नेगेटिव फीलिंग जा रही है, आप ऊपरी तौर से उसके साथ इन्वॉल्व हैं और अंदरूनी तौर से नहीं है। तो इसको चेक करिए कि आप उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं। तो जैसा आप अंदर से कर रहे हैं उसके साथ, वैसा ही आपको बाहर से उसके संग दिख रहा है। और जैसा व्यवहार अगर आप चाहते हैं किसी के साथ, तो वैसा व्यवहार आपको उसके साथ करना पड़ेगा। हम्म, इस सबक के बाहरी और आंतरिक दोनों अर्थ हैं। आंतरिक अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन से संबंधित है। बाइबल के इस संदेश के अनुसार, जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति काम करें, वैसे ही आप उनके प्रति काम करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, लेकिन उसके पीठ पीछे
उसके बारे में आलोचनात्मक और द्वेषपूर्ण विचार रखते हूँ। अब इस क्या है, तरह के एक सेकेंड, अब ये है कि जैसा आप चाहते हैं ना वैसा ही, जैसे आप चाहते हो, तो आप चाह रहे हो कि किसी के बारे में कोई मुझे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करे, और आप अपने उसको ट्रीट तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं आप, लेकिन मन में आप बार बार ये सोचते हैं उसने मेरे साथ आज ऐसा कर दिया, वो तो इतना गलत है, उसने तो मेरे को आज इस तरह से बोल दिया, उसको उसको तो मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। आप नेगेटिव पॉजिटिव उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो चीज आप ज्यादा सोच रहे हो, नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो, वो ही वैसा ही होने लगेगा। एक तरफ तो आप चाह रहे हो कि मेरे रिलेशन उसके बारे में अच्छे बने, और दूसरी तरफ आप उसके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच रहे हो। भले ही आप ऊपरी तौर पर उसको बहुत प्यार से बात कर रहे हो, ऊपरी तौर पर उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हो, ऊपरी तौर से उसके साथ ऐसे घुल मिल के बात कर रहे हो, लेकिन जो आपकी अंदरूनी जो आपकी फीलिंग्स है ना, वो ही रिलेशन बनाती है। और वो आपकी अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही बनेगा रिलेशन। आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में जो महसूस करें, है ना, तो आपको वैसा महसूस करना पड़ेगा उनके बारे में, वैसी ही फीलिंग इमोशंस रखने पड़ेंगे। आप चाहते हो कि लोग आपके प्रति काम करें, है ना, तो आप उनके लिए प्रति काम करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही जैसा आप उनके बारे में सोच रहे हो, जैसा आप उनके बारे में कर रहे हो, वैसा ही वैसा आपके साथ होने लगेगा। हाँ, आगे बढ़िए। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत हम्म। विनाशकारी है। यह जहर खाने की तरह है। आप जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, वे आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति, मार्गदर्शन और सद्भावना कम कर देती है। जब ये नकारात्मक विचार और भाव आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, तो वे अपने आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। अब उन्होंने उदाहरण दिया है कि उदाहरण के तौर पर कि आप किसी के ऑफिस में किसी के प्रति नम्र और शालीन हो, है ना, आप सामने से तो उसको दिखा रहे हो, ऑफिस में बोल रहे हैं, आपके कहीं भी आप जहाँ जॉब करते हैं या आपका जो भी बिजनेस है वहां पर आप सामने से तो बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उसके लिए आप उसके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, या उसके जेलस होते हैं, या कुछ भी गलत भावना रखते हैं, तो वो सामने निकल के अपने आप आ जाएगी। उसका जो सामने वाले पर्सन का जो ऑटोमेटिकली बिहेवियर है वो आपके प्रति वैसा ही होने लगेगा जैसा आप अंदर से सोच रहे हो। आप सोच रहे हो मैं तो सामने तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो उससे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन जो आपकी फीलिंग है वो उस तक पहुंच जाएगी और वो वैसा रिएक्ट करने लगेगा जैसा आप अंदर से सोच रहे हो। आगे। दूसरों के साथ सुखद संबंधों की सफल कुंजी। मूल्यांकन ना करें ताकि आपका मूल्यांकन ना किया जाए, क्योंकि जैसा मूल्यांकन आप करते हैं वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। और जिस पैमाने पर आप मूल्यांकन करते हैं उसी पैमाने पर आपका भी मूल्यांकन होगा। कितना अच्छा बोला है कि हम दूसरों के बारे में बड़ा वो बोलते हैं कि इसने ऐसा, ये ऐसा है वैसा है, पब्लिक में ना किसी के बारे में डिटेलिंग कर रहे हैं कि इसने ऐसा किया वैसा किया उसका। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं इस तरह से कोई ना कोई मूल्यांकन करेगा। ये हमेशा याद रखिए, जो लोग ज्यादा गॉसिप या लोगों के बारे में ज्यादा बात करते हैं उनके बारे में भी ज्यादा बातें होती हैं। इसलिए लोगों की बातें, लोगों के गॉसिप, लोगों के बारे में नेगेटिव जो बातें आप करते हैं वो करना छोड़ दीजिए। अपने ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो लोगों के बारे में बात करते हैं वो बहुत नीचे वाले लोग होते हैं। हमें ऊपर उठना है, हमें अपने काम, अपने करियर, अपना एस्पिरेशन, अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपना जो करियर ग्रोथ, अपनी सक्सेस पर ध्यान देना है, ना कि लोगों पर। क्योंकि लोगों, अगर हमें, और दूसरी बात क्या होती है, दूसरा हमारे रिलेशन खराब होते हैं जब हम लोगों के बारे में इस तरह से ज्यादा गॉसिप करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं। तो इधर से हमें हटना है, और हमें मूल्यांकन तो बिल्कुल नहीं करना कि इसने, देखिए, मॉरली इतना गलत है, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से जो आप जजमेंट देते हैं ना, ये इतना जो जजिंग करते हैं वो बहुत खराब होता है रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। आपको, एक कहते हैं ना कि आपका वो ऑरा भी गलत कर देता है जब आप बहुत मूल्यांकन करते हैं किसी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मतलब हमको जजमेंटल नहीं होना है कहीं। बिल्कुल भी नहीं, हाँ बिल्कुल। और ये ऐसे ना बहुत ज्यादा करते हैं ना कि पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं कि इस पर्सन ने इस तरफ इस बात पे ऐसे किया, इसने ऐसा किया था, उस समय उसने ऐसा किया था, इस समय इसने ऐसा किया, मतलब हमेशा एक जजिंग करते रहते हैं, तो वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। तो इसका दूसरों मतलब उसने ये, उन्होंने साफ कह दिया कि आपको भी ऐसे ही कोई मूल्यांकन कर रहा होगा, हम्म है ना। दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंधों की कुंजी इन पंक्तियों के करीब अध्ययन और उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है। मूल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निष्कर्ष पर पहुंचना है।
दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार है वह आपका है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं। आपका विचार रचनात्मक है, इसलिए आप सामने वाले के बारे में जो सोच और महसूस कर रहे हैं उसे दरअसल अपने अनुभव में उतार रहे हैं। जो सुझाव आप किसी दूसरे को देते हैं वह आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क ही रचनात्मक साधन है ना। तो जो हमारा, अगर हम किसी से बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो हमारे अंदर ही है वो पावर कि हम कैसे करें, है ना। अगर हम दूसरों का मूल्यांकन करते रहेंगे, दूसरों के बारे में जजिंग करते रहेंगे, तो नेचुरल है हम वो उस पर्सन से डिस्टेंस पे चले जाएंगे। और अगर हमें किसी के संग बहुत अच्छा रिलेशन बनाना है तो हमें उसके बारे में अच्छा ही सोचना पड़ेगा, अच्छी फीलिंग रखनी पड़ेगी, अच्छी चीजें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब जो हम सोचते हैं ना, वो ही हमारा मन सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर वो वैसा ही रिएक्शन देना लगता है और वैसे ही चीजें होने लगती हैं। तो इसलिए हमेशा हमेशा अच्छी चीजें सोचिए, है ना। हमारी सोच पर बहुत डिपेंड करता है हमारा हमारा जितने भी रिलेशन है, अगर आप सोच बदल देंगे तो रिलेशनशिप बदल जाता है। दीदी, एक चीज पूछूं मैं? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। जैसे इसमें आपने बताया कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, तो हम्म। जैसे कभी कभी हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो अगला इंसान हमारे को वो भी नेगेटिव वो वाइब्स। भी वो भी होता है। ये भी मैंने सोचा कि ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है, मन बार बार किसी के लिए नेगेटिव सोच रहा है, आप उसको पॉजिटिव पे ला रहे हो, फिर वो नेगेटिव सोच रहा है ना। मैंने कई बार ऐसा भी देखा अपने साथ कि मैं उसको बार बार अपने मन को पॉजिटिव कर रही हूँ, बार बार कि नहीं नहीं ऐसा ये नहीं है पर्सन, फिर वो नेगेटिव जा रहा है। तो मैंने सोचा कि सामने वाले पर भी, शायद सामने वाला भी हमारी जो गिव एंड टेक से ना, हमारी वाइब्रेशन से उसके तक भी कभी विचार ऐसा चला गया, अब वो नेगेटिव सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत या तो उससे हुई या मेरे से हुई, लेकिन शुरुआत हो गई है और वो आदान प्रदान हो रहा है। तो उसके बाद लेकिन हमें अपना जो है ना वाइट बॉल्स भेजती रहनी, हमें अपना पॉजिटिव करते रहना है जब तक हम कोशिश करते रहे। कई बार क्या होता है ना, कोई पर्सन बहुत कहता है ना, बहुत कुछ ऐसा है कि हम उसके बारे में बार बार नेगेटिव बोलते हैं, लोगों से भी बोलते हैं, मूल्यांकन करते हैं। हमने किसी ने कोई गलत बात बोली, या किसी का नेचर है ऐसा बोलना कि वो गलत बात बोल जाता है, या ओवर बोलने का है, या कोई बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, या कोई बात कोई छुपाता है, तो हम दूसरों से कह रहे हैं, फिर उसका मूल्यांकन करें, देखो वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, फिर उस दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से, तो एक चेन बन गई। और चेन बनने से क्या हुआ कि उस पर्सन तक ये सारी वाइब्रेशन पहुंच गई कि आप उसका मूल्यांकन करते हो, तो फिर वो भी नेगेटिव भेजेगा ना, उस तक पहुंचा तो उसने भी नेगेटिव भेजा, तो ये चेन शुरू होती रहती है। वो चेन शुरू हो गई, तो हमें अपना क्या करना है कि हमें पॉजिटिव ही सोचना है। इसका आंसर यही है कि जब तक कोशिश करें, क्योंकि या तो हमसे वो कोई मतलब नहीं रखता हो, है ना, तो ठीक है आप कभी ऑन एंड ऑफ सोच ले, लेकिन हम इस जीवन में आए हैं, हमें अच्छा ही सोचना है सबके बारे में। तो हमें तो सिर्फ वाइट बॉल्स ही भेजनी है, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव भेजिए, नेगेटिव आएगी पॉजिटिव भेजिए, एक दिन वो पॉजिटिव हो ही जाएगी। क्योंकि उस तक भी हमने कभी ना कभी नेगेटिव बॉल भेजी थी, ब्लैक बॉल भेजी थी, तो जो व्हाइट नहीं हो पा रही है, तो व्हाइट बॉल भेजने के लिए व्हाइट ही भेजनी पड़ेगी बार बार। हम्म। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसीलिए यह कहा गया है कि जैसा आप मूल्यांकन करेंगे वैसा ही आपका मूल्यांकन होगा। इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू करके आप अपने अवचेतन मन में उन मानदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं जिन्हें यह आप पर लागू करेगा। जब आप इस नियम को जान जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन किस तरह काम करता है, तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिति बना रहे हैं। मतलब उन्होंने कितना अच्छा कहा है कि जब आप किसी का मूल्यांकन करते हैं, मतलब ऐसे डिटेलिंग में उसका डिटेलिंग कर रहे हैं कि उसने इस समय ये कहना नहीं चाहिए था, ये हो गया, इस तरह से हो गया, किसी के बारे में हम पूरा का पूरा जज कर रहे हैं, तो क्या हुआ, आपके अवचेतन मन ने वो मूल्यांकन समझ लिया कि इस तरह से जज किया जाता है, तो वो आपके बारे में भी इस तरह से ही जज करने लगेगा। तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बारे में भी इस तरह से लोगों से मूल्यांकन कराएगा। तो उन्होंने इतना साफ साफ कहा है कि ये मूल्यांकन आप पर लागू करेगा, जिन्हें वे आप पर लागू करेगा। तो आप इस आज की जो चैप्टर है इससे सोच के डर जाइए कि जब आप किसी का कर रहे हैं तो आपका भी ऐसा ही होगा, ये यहीं का यहीं इस तरह से ही होगा। हम्म। कहाँ से पढ़ना है? अच्छा, शायद ऊपर पीछे, चला गया, हाँ थोड़ा सा पीछे चला पहले। गया, हाँ हाँ, लास्ट पैराग्राफ, हाँ। जिस पैमाने से आप मूल्यांकन करेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा।
आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं वह उसी पैमाने से आपकी ओर लौटेगी, और आप जो बुराई करते हैं वह भी आपके मस्तिष्क के नियम के अनुसार आपकी ओर लौटेगी। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो वह दरअसल खुद को धोखा दे रहा है। उसका अपराध बोध और नुकसान का भाव अंततः किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय नुकसान को उसकी ओर आकर्षित करेगा। उसका अवचेतन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेरणा के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। अब कोई कहेगा कि मेरे को बहुत धोखा मिला है ना, और सामने वाले को तो कभी धोखा नहीं मिला है ना, सामने वाला तो अभी भी अच्छा ही कर, मतलब उसका तो सब अच्छा हो रहा है, हुआ मेरा बुरा। लेकिन हमारे जो भी उसका सबकॉन्शियस माइंड है, उसने वो रिकॉर्ड कर लिया है धोखा, तो उसके संग भी कभी ना कभी कोई और देगा। आपने नहीं दिया तो क्या हुआ, दूसरा देगा। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ही करता है जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो। आगे पढ़ेंगे। एक तरह से कर्मा रिटर्न्स वाली चीज कर्मा हुई। रिटर्न हो गया, बिल्कुल वही चीज हो गई। आपका अवचेतन मन निष्पक्ष और अपरिवर्तनीय है। यह ना तो व्यक्तियों में भेद करता है, ना ही किसी तरह के धार्मिक पंथ या संस्था में। यह ना तो दयालु है, ना ही प्रतिशोधात्मक। आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं, महसूस करते हैं और काम करते हैं, वही अंततः आपकी ओर लौटता है। तो ये मतलब ना तो ये सोचता है कि ये ऊंचा है, बड़ा है, छोटा है, किसी भी तरीका, कैसी भी प्रजाति का कोई भी आदमी हो, वो उसको वैसा ही लौटाता है जैसा वो सोचता है। वो इसमें भेदभाव नहीं करता। ये लॉ है बिल्कुल कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अखबार के लेखों ने उसे बीमार कर दिया। अब खुद पर नजर डालें, लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। बात के अध्ययन के लिए उन्हें किसी नोटबुक में लिख लें। आप दिन की घटनाओं और खबरों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सभी लोग गलत हैं और सिर्फ आप ही सही हैं। अगर खबर आपको विचलित करती है तो यह आपकी कमी है, क्योंकि आपके नकारात्मक भावों ने ही आपसे शांति और सद्भाव छीन लिए हैं। हम्म, तो वो कह रहे हैं कि जैसे अगर हमें कोई घटना या कोई परिस्थिति विचलित करती है, तो वो हमारे अंदर इतना वो नहीं है, पावर नहीं है कि हम उसको रोक सकें, है ना। तो ये हमारे कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव है जो हमारी शांति और सद्भावना को हमसे छीन लेते हैं। अगर हमें कोई कोई न्यूज इतनी ज्यादा अफेक्ट करती है तो हमारी ही कहीं ना कहीं कमी है। हम्म, एक महिला मुझसे अपने पति के मामले में मदद लेने आई। उसने बताया कि अखबार के कुछ कॉलमिस्टों में के लेख पढ़ने पर वह भन्ना जाता था। महिला ने कहा कि गुस्से और उत्तेजना के दबाव की यह सतत प्रतिक्रिया उसके हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बुरी थी। डॉक्टर ने उससे कह दिया था कि उसे भावात्मक परिवर्तन करके अपने तनाव को कम करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। तो एक पर्सन था, वो जब भी कोई न्यूज़पेपर में कोई भी कॉलम पढ़ता था और कुछ ऐसी चीजें होती थी उसमें जो कि गलत होती थी, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। मतलब इतना गुस्सा कि मतलब उसने इतना ब्लड प्रेशर कर लिया अपना, इतनी परेशानी कर ली कि वो मतलब एक इतनी प्रतिक्रिया करता था कि उसको बहुत परेशानी होने लगी अपनी हेल्थ से रिलेटेड। मैंने उस व्यक्ति को बुलाकर समझाया कि उसका मस्तिष्क किस तरह काम करता है। वह समझ गया कि अखबार में छपे छपे लेख पर गुस्सा होना भावात्मक अपरिपक्वता का सूचक था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका गुस्सा उसके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे लेखक को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, भले ही वह उससे राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य तरीके से असहमत हो। हम्म, इसी तरह से लेखक को उसे ये स्वतंत्रता हम्म, बात देनी है कि वह अखबार देनी चाहिए कि अखबार, हाँ। स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वह अखबार को पत्र लिखकर उसकी प्रकाशित टिप्पणियों से असहमति व्यक्त कर दे। उसने सीखा कि वह नाराज हुए बिना असहमत हो सकता है। हम्म, उसे यह सरल सच्चाई पता चल गई कि दूसरों के कुछ कहने या करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बजाय दूसरों के कहने या करने पर उसकी अपनी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। हम्म। तो क्या होता है, आप हो चांदनी इधर, कुछ हुआ? हाँ जी हूँ। अच्छा अच्छा। तो तो क्या है कि इसमें ये बोल रहे हैं कि हम, क्या होता है ना कि दूसरों की जब इस तरीके, जैसे अब इन्होंने तो एक न्यूज़पेपर पे दिया उदाहरण, ऐसे हम लोगों के ये भी करते हैं कि कोई लोग कुछ गलत कर रहे हैं,
है ना, कोई 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 हमारे आसपास कुछ गलत करता है तो हम इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना इरिटेट हो जाते हैं। तो उसमें यही कहा है कि हमारी सबकी अपनी अपनी आजादी है, जिसका जैसा नेचर है उसको वैसा रखने की आजादी है ना। अगर वो हमसे रिलेटेड नहीं है तो उसको आजादी है कुछ भी बोलने की, है ना। या तो हमसे बोल रहा हो तो बात अलग है, लेकिन एक जनरल भी देखकर लोग पब्लिक को देखकर भी गुस्सा हो जाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, या उसने ट्रैफिक में आगे गाड़ी ले ली, वो उसने आगे बढ़ा दिया, वो पीछे रह गया, उसने इधर से ले ली, तो ट्रैफिक में देखकर गुस्सा होंगे। या कोई भी कोई गलत चीज कर रहा है उसको देखकर इतना भड़क जाते हैं। तो सबको अपनी अपनी आजादी है, हमें वो ही रखना है कि हमें अपने जो इमोशंस हैं, अगर हम भावनात्मक कमजोर हैं, ये जो लिखा है ना, भावनात्मक अपरिपक्वता है, तो ये सूचक है कि हम इसलिए ज्यादा इमोशनली अगर वीक हैं तो हम तब ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं ये सब चीज की तरह से। जैसे न्यूज को सुन के हम अफेक्ट हो गए, गुस्सा होने लगे, उसी लोगों को कुछ गलती करते देखा तो गुस्सा होने लगे, किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो इरिटेशन होने लगी, किसी ने कुछ कम बोल दिया तो इरिटेशन होने लगी, किसी ने जवाब नहीं दिया तो इरिटेशन होने लगी। तो ये क्या है कि हम इमोशनली वीक हैं तब हमारे साथ ये होता है। और उसने साफ साफ समझाया कि हर जने को अपनी तरह से लिखने की, बात करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप अगर गुस्सा हो रहे हो तो वो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हो, ना कि उसके ऊपर। तो आपको अगर अगर किसी से कुछ कहना भी है तो गुस्से से नहीं, प्यार से उसकी तरफ लिखकर आप पहुंचा दीजिए, तो उसको वो बात समझ में आती है और वो समझ जाता है पर्सन। इस स्पष्टीकरण से आदमी के इलाज में मदद मिली। हम्म। थोड़े अभ्यास के बाद उसने अपने सुबह के आवेश पर काबू कर लिया। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि आखिरकार उसने लेखकों की बातों पर हंसना सीख लिया। हम्म। उसने अपनी प्रबल प्रतिक्रिया पर हंसना भी सीख लिया। अब हम्म। अखबार के लेखों में उसे विचलित करने, चिढ़ाने या परेशान करने की शक्ति नहीं रही। अब उसके बढ़े हुए भावात्मक संतुलन और शांति के कारण उनका ब्लड प्रेशर काबू में है। तो ये कितनी अच्छी चीज कहा है कि हम जब भी कोई ऐसा हमारे पास व्यक्ति हो, ऐसा कोई लेख आए, जब आपको कोई बहुत गुस्सा आए या इरिटेशन हो तो आप कंट्रोल करिए, है ना, क्योंकि उस पर हंसिए कि ठीक है वो उसके विचार हैं, ये मेरे विचार हैं। लोग बार ऐसा करते हैं, मैं खुद थोड़ा सा मुझे भी है कि अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है या बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बात बोलता रहता है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो मुझे इस चैप्टर को पढ़ के बहुत कुछ समझ में आया कि कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी है ये, है ना। तो इसको हमें खुद कमजोरी को इसको अपना टैकल करना है और हंसिए कि ठीक है, हर पर्सन की अपनी अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए, ना कि उनकी कमियों पर। और इरिटेट मत होइए, किसी पर गुस्सा मत होइए, आराम से उस चीज को आराम से हंस के टाल दीजिए। हम्म। मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद है। हम्म। सिंधिया आर एक बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थी। वह मेरे पास इसलिए आई क्योंकि उनके मन में अपने ऑफिस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाहट भरी थी। उसे यकीन था कि वे अपने बारे में गपशप करती थी और झूठी अफवाह फैलाती थी उसके बारे में। हम्म। जब मैंने पूछा तो उसने स्वीकार किया कि उसकी महिलाओं के साथ संबंधों में उसे बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उसने कहा, मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद है। हम्म। अब ये लेडी थी, उसको अपने ऑफिस के लोग नहीं पसंद थे, क्योंकि वो ऐसा उसको लगता था कि सब उसके बारे में गॉसिप करते हैं। और वो ये बोलती है कि मुझे अपने लोग लेडीज नहीं पसंद है, जेंट्स पसंद है। जब मैंने उससे आगे बातचीत की तो मुझे पता चला कि सिंधिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बहुत दम्भी, अक्खड़ और चिड़चिड़ी आवाज में बोलती थी। उसके बोलने के लहजे में घमंड झलकता था और मैं समझ गया कि उसके अंदाज से कुछ लोग क्यों चिढ़ते हैं। हालांकि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। उसके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएं बढ़ाने में मजा आता था। अब जब वो इतना गलत तरह से अक्खड़ और इतना प्राउडली और ऐसे चिड़चिड़ी इरिटेट होके बात करेगी, तो नेचुरल है कि लोग भी उससे फिर इसी तरह से ट्रीट करने लगे, उसके पीछे पीछे गॉसिप करने लगे। तो यही चीज होने लगी और ये समस्या बढ़ने लगी। अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री के सभी लोगों से आपको चिढ़ होती है, तो क्या यह संभव नहीं है कि यह चिढ़ और परेशानी आपके ही किसी अवचेतन पैटर्न या मानसिक विचार से उत्पन्न हो रही हो? हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुत्ते से नफरत करते हो या डरते हो, तो वह खूंखार प्रतिक्रिया करेगा। हम्म। दरअसल जानवर आपके अवचेतन कंपनों को भांप लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में इंसान भी कुत्ते
बिल्लियों और अन्य प्राणियों जितने संवेदनशील होते हैं। अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब अगर आपको कहीं भी, ये इन्होंने ऑफिस का दिया या घर में किसी से भी अगर इरिटेशन या आपको किसी से भी परेशानी है तो वो आपके कारण ही है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा नेगेटिव पैटर्न अपने दिमाग में बनाया या उनके बारे में कुछ ऐसा सोचा, इसलिए आपके आपके पास वही चीज आई लौट के जो आपने उसको दिया। जब आपने किसी को डांटा, फटकारा, किसी के बारे में गलत बोला, चिड़चिड़ा, इरिटेट हुआ, तो वो सामने से आपको भी फिर वही मिला ना। तो इसलिए आप फिर क्यों परेशान हो रहे हो कि मेरे पीछे गॉसिप हो रही है, मेरे पीछे ये परेशानी हो रही है, क्योंकि आपने जो किया वैसा ही किया। उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे डॉग्स पहचान लेते हैं, सिर्फ कैसे पहचान लेते हैं कि कोई उससे डर रहा है या कोई उससे बहुत नफरत कर रहा है, कुछ ऐसे देख रहा है। कहता है ना, जैसे किसी के घर में पेट डॉग है, आप किसी के घर में जाके देखिएगा, पेट डॉग है, अगर आप डर रहे हो तो वो आपके पास और आता है और आपको डराएगा, है ना। या फिर आप उसको बहुत गली तरह से, अरे दूर हट दूर हट, तो भी वो समझ जाता है कि मुझसे नफरत कर रहा है, फिर वो आपको और परेशान करता है। ऐसे ही जब हम अपनी प्रतिक्रिया जो भी कर रहे हैं, अपने मन से जो वाइब्रेशन निकाल रहे हैं, तो वो लोगों तक भी ऐसे ही पहुंचती है, सेम। हम सोचते थे कि ह्यूमन सोचता है कि नहीं पहुंचती है, पर एक एक वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचती है, जैसा आप सोचते हो दूसरे के बारे में। अगर आपने एक दिन अपनी वाइब्रेशन, 4 दिन अपनी वाइब्रेशन चेंज करके देखी है किसी के बारे में, वो 5th डे वो पर्सन आपसे नेगेटिव नेगेटिव सोचने लगेगा या नेगेटिव बोलने लगेगा आपके बारे में। इतना ज्यादा मतलब वाइब्रेशन का कमाल होता है। ये आप अपना के भी देख सकते हैं कि अगर आपका किसी से बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं नहीं बोलूंगी कि ऐसा करें आप, लेकिन एक बार आप ट्राई करके देखिए कि एक वीक उसके बारे में एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस नेगेटिव सोच लीजिए, जो नेक्स्ट वीक ही वो पर्सन आपके अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको वो नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंच जाएगी। तो इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, जब नेगेटिव पहुंच सकती है तो पॉजिटिव भी पहुंचेगी, नेचुरल है। तो जितना पॉजिटिव आप पहुंचाएंगे उतना रिलेशन अच्छा होगा। हम्म। औरतों से नफरत करने वाली इस महिला को मैंने प्रार्थना की एक प्रक्रिया सुझाई। मैंने उसे बताया कि जब वह खुद को आध्यात्मिक मूल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा करने लगेगी, तो औरतों के प्रति उसकी घमंड, उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी आवाज से घमंड का पुट भी चला जाएगा, जिसके जरिए उसकी नफरत औरतों तक पहुंचती थी। वह ये जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, कामों, लिखने और जीवन के बाकी पहलुओं में दिख जाती है। हम्म। तो मतलब उसने फिर उन्होंने बताया कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, एफर्मेशन, अच्छी बातें सोचकर, है ना। जो आप इतनी तरह से जो अक्खड़ होते हो वो भी कहीं नेगेटिव पैटर्न से वो कितना चेन बन जाती है। आपने बोला, किसी ने, आप क्यों किसी से गुस्सा हो रहे हो, क्योंकि आप किसी को, किसी में कुछ चीज नेगेटिव देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये नेगेटिव मुझसे बोल रहा है, तो फिर मैंने बोला। फिर वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने कुछ ऐसा नेगेटिव उसके बारे में सोचा, तो ये चेन बन गई। तो ये हमें उसको चेन को तोड़ना है और अच्छी अच्छी भावनाएं उन तक पहुंचानी है, जिनसे हमें रिलेशन अपने अच्छे करने हैं। हमारी बातचीत के बाद सिंधिया ने अपने द्वेषपूर्ण और गुस्सैल व्यवहार को खत्म कर दिया। उसने प्रार्थना की आदत डाल ली। वह हर दिन सुनियोजित तरीके से और लगातार अपने ऑफिस में इसका अभ्यास करती थी। उसने इस प्रार्थना का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। मैं प्रेम, शांति और आराम से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। मैं अब उन सभी के प्रति प्रेम, शांति, सहिष्णुता और दयालुता प्रसारित करती हूँ जो मेरी आलोचना करते हैं। मैं उनके बारे और मेरे बारे में गपशप करते हैं। मैंने अपने विचारों का लंगर सबके प्रति सद्भावना, शांति और सद्भाव पर डाल लिया है। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाली होती हूँ, तो खुद से दृढ़ता से कहती हूँ, मैं अपने भीतर के सद्भाव, सेहत और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचती हूँ, बोलती हूँ और काम करती हूँ। रचनात्मक ज्ञान सभी चीजों में मेरा नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। अब उन्होंने इतनी अच्छी सी, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके ऑफिस में उनको ठीक करना है सब कुछ। कई लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि कहीं उनकी कमी है। अब उन्होंने समझा, उनको जोसेफ मर्फी ने समझाया कि आपके अंदर क्या कमी है, उन्होंने उसको समझा। फिर एक इतनी अच्छी सी एफर्मेशन लिखी कि जब भी मैं आराम से सोचती हूँ, बोलती हूँ, काम करती हूँ, सबसे अच्छी तरह से बातचीत करती हूँ, सब जगह शांति है, सद्भावना है। तो जब उन्होंने ये सब प्रार्थना रोज रोज करी, हाँ जी, प्रार्थना की। हम्म। प्रार्थना के इस अध्याय ने उनकी जिंदगी बदल दी। हम्म। उसने पाया कि उसके ऑफिस में आलोचना और चिढ़ का माहौल धीरे धीरे गायब हो गया।
साथ काम करने वाली महिलाएं जीवन की यात्रा में उनकी साथी और सहेलियां बन गई। उसने ये सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोष देने और बदलने के लिए हमारे सिवाय कोई नहीं होता। अब कितना अच्छा उन्होंने बोला कि बीच में उन्होंने एक ये भी कहा कि जब भी उनको नकारात्मक ऐसी बार बार दोबारा से नेगेटिविटी दिमाग में आती तो वो दोबारा से ये प्रेयर बहुत तेजी से बोलती कि मैं अपने भीतर सद्भावना, सेहत और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण में से सोचती हूँ, है ना। और उन्होंने बार बार ये एफर्मेशन बोली, ये पूरी पूरी प्रेयर बोली। उसके बाद उन्होंने देखा कि धीरे धीरे सब चीज, उनका माहौल फ्रेंडली हो गया, उनके ऑफिस में सब चीज होने लगी, महिलाएं उनकी सहेली बन गई। तो अब उन्होंने ये सच्चाई जान ली कि जब हमें कभी बदलना होता है तो हमें दूसरों को नहीं बदलना होता, अपने को बदलना होता है ना। उन्होंने उन्होंने ये सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोष देने और बदलने के लिए हमारे सिवाय कोई नहीं। हमें अपने को ही देखना है। अगर कहीं आपके लाइफ में कुछ अप एंड डाउन है, कुछ परेशानी है, तो आप अपने को देखिए, दूसरे को ब्लेम मत करिए कि मेरी लाइफ में उसके कारण दुख है। नहीं, आपकी लाइफ में अपने कारण है, अपनी परेशानी के कारण है, जिसके कारण आप इंटैंगल्ड हो गए हो। दूसरे को भी उसमें इंटैंगल कर दिया है, क्योंकि आप परेशान हो तो आप नेगेटिव चीजें भेज रहे हो, है ना। और नेगेटिव फिर आप पर आ रहा है, फिर ये एक विशियस सर्कल बन गया है और आप उसमें फंस गए हो। तो अगर आपको सब कुछ अपना ये सही करना है, किसी से रिलेशन ठीक करने हैं, तो आपको पहल करनी होगी, ना कि सामने वाले को। तो इसलिए आप पहल करिए, आप वाइट बॉल भेजिए। जो इतनी अच्छी एफर्मेशन लिखी उसी को दोहराइए। कितनी अच्छी एफर्मेशन है। अगर आपको किसी से अच्छा रिलेशन करना है, अपने पब्लिक, अपने जहाँ भी पब्लिक जो रिलेशन है, जो मतलब ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में, तो उसके लिए बहुत अच्छी एफर्मेशन है। इसको रिपीटेडली बोलिए और इससे आपका जो एनवायरमेंट है बहुत शांति प्रिय होगा और आप बहुत शांति महसूस करेंगे। उनकी। उसकी आंतरिक भाषा ने उसका प्रमोशन रोक दिया। हम्म। एक दिन जिम एस नामक सेल्समैन मुझसे मिलने आया। वह अपने सेल्स मैनेजर के कारण परेशान और बुरी तरह विचलित था। जिम 10 साल से कंपनी में था, लेकिन उसे कभी प्रमोशन या प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने मुझे अपनी बिक्री के आंकड़े दिखाए। मैं आसानी से देख सकता था कि वह उस इलाके के अन्य सेल्समैनों के आंकड़ों से अच्छे थे। उसका स्पष्टीकरण यह था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता था। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता था। सम्मेलनों में मैनेजर उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता था और कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था। अब कोई एक सेल्समैन था, तो उसको मतलब कभी भी प्रशंसा नहीं मिलती थी। और जो मैनेजर था वो हमेशा उसका मजाक और मतलब कुछ ना कुछ अपमानजनक ही व्यवहार करता था। जिम की स्थिति पर विस्तार से बात करने के बाद मैंने उसे सुझाव दिया कि इसका कारण काफी हद तक उसके भीतर था। मैनेजर के प्रति उसके विचार और विश्वास के कारण ही वह अधिकारी इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। हम्म। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, हम पर भी उसी पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना या अवधारणा यह थी कि वह ओछा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त और विरोधी था। हम्म। जिम के मन में उसके प्रति कटुता और शत्रुता भरी थी। ऑफिस जाते समय वह रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता था, उसमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी रहती थी। अब क्या था कि जब, क्योंकि अब उसे तो लगता था कि मुझे सब कुछ ऐसा करते हैं मेरे ऑफिस में, मेरे लिए जो मैनेजर है वो मुझे अपमानजनक व्यवहार करता है। पर जब जोसेफ मर्फी ने उसे डिटेल में बात करी, तो उनको ये पता चला कि जो जिम थे वो खुद ही जो अपने मैनेजर है उसके प्रति इतना द्वेषपूर्ण और इतना गलत अंदर से सोचते थे। इसलिए जैसा उन्होंने सोचा तो उनको वैसा ही मिला, है ना। आगे पढ़ेंगे। जिम मानसिक रूप से जो देता था, अनिवार्य रूप से उसे भी वही वापस मिलता था। हमारी बातचीत के खत्म होने तक जिम को एहसास हो गया कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। उसके खामोश विचारों और भावों की शक्ति तथा गहनता, जिनसे वह सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, वह अवचेतन मन तक पहुंच गई थी। इसी कारण उसे अपने बॉस से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत शारीरिक और भावात्मक विकृतियां भी उत्पन्न होती थी। एक्चुअल में लोगों को ये पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपने मैनेजर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखता था ऑफिस में तो। लेकिन उसको ये नहीं पता थी कि मेरा अंदरूनी जो मन है वो हमेशा उसको एक गलत नजरिए से देखता है, उसे गलत तरीके से हमेशा उसने उसकी प्रति मतलब जो भी था वो मैनेजर के बारे में गलत ही सोचता था, है ना। बीच बीच में मतलब उसकी बुराई करता हुआ जब तक ऑफिस गया तो कुछ ना कुछ के बारे में नकारात्मक सोचता हुआ ही जाता था। तो उसे ये नहीं पता था कि हमारी सोच से भी सामने वाले पर
वाइब्रेशन पहुंचती है और वो भी वैसा ही सोचने लगता है। जब उसको जोसेफ मर्फी ने बताया तब उन्हें समझ में आया कि ये उन्हीं की प्रतिक्रिया के कारण, मतलब जिम के कारण ही ऐसा हो रहा है कि उनका जो मैनेजर है वो उनसे इतना गलत व्यवहार करता है। अब उनको समझ में आया तो फिर उन्होंने क्या किया, पढ़ते हैं। मेरे आग्रह पर जिम नीचे दी हुई प्रार्थना को बार बार दोहराने लगा। मैं ही ब्रह्मांड में एकमात्र चिंतक हूँ। मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे सेल्स मैनेजर उस तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज को मुझे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं देता। मैं अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता, मानसिक शांति और खुशी की ही कामना करता हूँ। मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि सभी मामलों में उन्हें दैवी मार्गदर्शन मिलेगा। अब उन्होंने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने मैनेजर के लिए लिखी कि उन्हें समझ में आ गया कि मैं ही जिम्मेदार हूँ अपनी जो भी करनी का है ना। तो और मैं अपने जो मैनेजर हैं, है ना, और मैं ये अब विश्वास करता हूँ कि अब मैं विचलित नहीं होऊंगा। और मैं अपने मैनेजर को, कितनी अच्छी उन्होंने अपने मैनेजर के लिए भी बातें लिखी कि मैं उनकी सफलता, सेहत, मानसिक मानसिक खुशी के लिए कामना करता हूँ, है ना। तो कितना अच्छा उन्होंने एफर्मेशन लिखी और उनको बार बार दोहराया और फिर देखिए फिर क्या रिजल्ट आया उसका। उसने ये प्रार्थना धीरे से, शांति से और भावना से दोहराई। वह जानता था कि उसका मस्तिष्क एक बागीचे की तरह है। वह उस बागीचे में जो भी बोता, उसे उसी तरह के फल मिलेंगे। हम्म, मैंने उसे सोने से पहले मानसिक तस्वीरें बनाना भी सिखाया। हम्म, उसने कल्पना की कि बॉस उसके काम पर उसे बधाई दे रहे हैं, उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे और यह टिप्पणी कर रहे थे कि हम्म, ग्राहक उसकी कितनी तारीफ करते हैं। हम्म। उसने इस कल्पना में वास्तविकता के रंग भरे। उसने बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की, उनकी आवाज का विशेष अंदाज सुना और उनकी मुस्कुराहट देखी। उसने सर्वश्रेष्ठ नाटकीयकरण करके एक सच्ची मानसिक फिल्म बना ली। हर रात वह इस मानसिक फिल्म को देखता था और जानता था कि उसका अवचेतन मन ही वह ग्रहणशील माध्यम है जिस पर उसकी चेतन कल्पना प्रभाव छोड़ेगी। अब उन्होंने रोज एफर्मेशन तो बोली, लेकिन उन्होंने ये जोसेफ मर्फी के कहने पर विजुलाइज भी किया कि, और अपने बॉस को बिल्कुल एग्जैक्टली कि क्या वो बोल रहे हैं, कैसे वो तारीफ कर रहे हैं, कैसे उसके ऑफिस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मतलब हर चीज उसने बहुत ही अच्छी एक फिल्म की तरह से विजुलाइज करी। और वो डेली डेली ये भी विजुलाइज करने लगा, एफर्मेशंस भी बोली और विजुलाइजेशन भी किया। फिर उसके बाद क्या हुआ बताएंगे? इस प्रक्रिया से, जिसे हम मानसिक और आध्यात्मिक परासरण, हम्म, ऑस्मोसिस मान सकते हैं, उसके अवचेतन मन पर धीरे धीरे असर हुआ। हम्म, इसकी अभिव्यक्ति अपने आप सामने आई। हम्म, जिम के सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को फोन करके बधाई दी और डिवीजन सेल्स मैनेजर पद पर प्रमोशन कर दिया। हम्म, इससे उसकी जिम्मेदारियां और तनख्वाह भी काफी बढ़ गई। हम्म। जब जिम ने बॉस के बारे में अपनी अवधारणा और आकलन को बदल लिया, तो उसके अवचेतन मन ने यह सुनिश्चित किया कि उसका बॉस उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। जब ये ऑस्मोसिस मतलब एक, मतलब हमने वही चीज को मतलब बार बार सोचा, जो हम चाहते हैं वो सोचा, है ना। तो हमने अपनी जो पोजीशन है, जो जो प्रेजेंट है, उसको फ्यूचर में डाल दिया हमने, वो उस तरह से पहुंच गए। जब उन्होंने ये प्रतिक्रिया बार बार दोहराई तो वैसा ही उनके बॉस ने रिएक्ट किया और वैसा ही उसको फल मिला उनकी प्रार्थना का, विजुअलाइजेशन का। और जैसा वो चाहते थे कि उनके बॉस उनसे उनके प्रति व्यवहार रखें, वैसा ही उनके बॉस करने लगे। और उसके बाद उन्हें प्रमोशन भी मिला, वो डिविजनल सेल्स मैनेजर भी हो गए। और जैसा उन्होंने वाइब्रेशन भेजी वैसी उनको वाइब्रेशन मिली। तो कितना अच्छा उन्होंने बताया कि कैसे आप एफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन के द्वारा अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। हम्म, हम्म, भावात्मक रूप से परिपक्व बनना। हम्म, कोई दूसरा चाहे जो कहे, वह आपको तब तक सचमुच नहीं चढ़ा सकता जब तक आप उसे विचलित करने की अनुमति ना दें। हम्म, दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है, और वह है आपके अपने विचार द्वारा। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको चार अवस्थाओं से गुजरना होता है। आप सोचने लग जाते हैं कि क्या कहा गया। आप गुस्से के भाव पैदा करने का फैसला करते हैं। फिर आप काम करने का फैसला करते हैं। हम्म, शायद आप पलटकर जवाब देते हैं और उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। विचार, भावना
प्रतिक्रिया और क्रिया आपके अपने मस्तिष्क में होती है। अब ये समझिए, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है ना, कि आप जब, कोई आपको चिढ़ा नहीं सकता है, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। अगर कोई गुस्सा दिलाता है तो वो आप ही अपने को अनुमति देते हैं गुस्सा होने की, है ना। उसमें बोला है कि जो गुस्से के चार तरह पहलू होते हैं, कि आपने, किसी ने आपको गुस्सा दिया तो एक थॉट पैदा हुआ, है ना, फिर उसके बाद आप भाव पैदा करते हैं, उसके बाद आप फैसला करते हैं कि अब मुझे क्या जवाब देना चाहिए, है ना। उसके बाद वो प्रतिक्रिया होती है कि क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, तो विचार आया, फिर इमोशन हुआ कि हमें गुस्सा आया, कोई विचार आया, थॉट आया, गुस्सा हुआ, फिर हमने उसका जवाब दिया, फिर उसके बाद क्या क्रिया आपके मस्तिष्क में होती है ना। तो ये सब चीज हमारा पूरा रिलेटेड किससे है? हमारे से ही रिलेटेड है। सामने वाले ने तो एक छोटी सी बात की, इरिटेट हुआ या गुस्सा हुआ, लेकिन जो हमारे अंदर हुआ वो हमारे ऊपर है। वो उन लोगों के साथ होता है जो कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें से मैं भी हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा नहीं है, मेरा भी टेम्पर क्या होता है ना, थोड़ा लूज हो जाता है जब लोग रिपीटेडली कुछ गलत बात बोल रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप में कहीं कमी है, सामने वाले में नहीं है। सामने वाला जो भी प्रतिक्रिया, जो भी बोल रहा है, प्रतिक्रिया आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी कमी है। तो आपको अपने को समझना है कि कोई कुछ भी बोलने का उसको राइट है, वो कुछ भी बोल सकता है ना। हमें रिएक्ट करने का राइट नहीं है, हम रिस्पॉन्ड करें, उसका जवाब अच्छी तरह से दें, गुस्सा ना हो, इरिटेट ना हो, बहुत प्यार से उस चीज को हंस के भी टाला जा सकता है। हाँ, आगे बढ़िए। भावात्मक रूप से परिपक्व बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक लेकिन बचकानी प्रवृत्ति से परे हो जाएं। हम्म, इसका मतलब है कि आप दूसरों की आलोचना और द्वेष पर नकारात्मक प्रतिक्रिया ना करें। हम्म, कोई भी आपकी आलोचना या अपमान को पसंद नहीं करता है। बहरहाल, हमें यह चुनने की क्षमता होती है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। परिपक्व चुनाव नकारात्मक प्रतिक्रिया करने से बचना है। हम्म, नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का मतलब घटिया आलोचना के स्तर तक उतरना और सामने वाले के नकारात्मक माहौल में पहुंचना है। जीवन में अपने लक्ष्य याद रखें। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु को यह अनुमति ना दें कि वे आपको शांति और सेहत के आंतरिक एहसास से दूर कर दें। है ना। तो हम अगर, हमें क्या बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है, बहुत मेच्योर बनना है, एकदम स्ट्रांगनेस से जो हमारी तरफ इस तरह की अगर कभी कोई बोलता है या कुछ इस तरह से हमें इरिटेट करता है या कुछ गुस्सा दिलाता है, तो हमें वैसे एकदम रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए, सोचिए समझिए कि ये आपकी सेहत के लिए की हानिकारक है, उसमें उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, वो तो बोल के चला गया, लेकिन आप जिस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, बार बार मन में घुमा रहे हैं, तो वो आपकी कमी है ना। उसके बाद जो अपना याद रखिए, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर हो जाइए। हमेशा याद रखिए कि हमेशा उन चीजों में उलझना नहीं है कि हमें अब हमेशा जवाब ही देना है, किसी ने गलत बोल दिया है या किसी का, हमेशा एक कहते हैं ना, एकदम पलटवार करने की कोशिश करना, इन सब चीजों से दूर हट जाइए। हमेशा शांति अपने को उस माहौल में लेकर जाइए जहाँ शांति है, जहाँ नेगेटिव थॉट्स नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह की चीजों में फंसते हैं, मान लीजिए कोई नेगेटिव इंसान है और आप भी उसके बारे में लोगों से बोल रहे हैं कि वो कितना गलत है, वो कितना गलत है, तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आपने भी वही किया, तो आप उस नेगेटिविटी के भागीदार बन गए। तो आपको वो नहीं करना है, अगर कोई नेगेटिव है उसे रहने दीजिए, आप उसकी उसके ऑरा में क्यों जा रहे हैं, उसमें जाना ही नहीं है हमें। हमें उससे दूर रहना है और दूर रहकर अपने को शांति और सद्भावना में रखना है। और वो जो चीज है ना, कि जो कोई अगर इरिटेट भी कर रहा है ना, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए, और उसकी जो ऑरा है उसमें मत आइए कि आप उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं या 10 लोगों से बोल रहे हैं, तो आप ही कहीं ना कहीं गलत हो रहे सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। हैं। मनोविश्लेषण के संस्थापक और मनोविज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्राइड ने यह कहा था कि अगर व्यक्तित्व के पास प्रेम ना हो तो यह बीमार हो जाता है और मर जाता है। प्रेम में दूसरे व्यक्ति में मौजूद दैवी अंश के लिए समझ, सद्भावना और सम्मान शामिल है। आप जितना ज्यादा प्रेम और सद्भाव प्रवाहित करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके आवाज चली गई एक सेकंड, है ना। आ रही है। आवाज नहीं आ रही हाँ थी क्या? हाँ, आ गई, वो बंद हो जाती है 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। हाँ, दोबारा पढ़ूं? नहीं नहीं, ये पैराग्राफ हो गया। तो ये जो विशेष ये है मनोविश्लेषण संस्थापक, ये मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने ये कहा, सिगमंड फ्राइड ने,
कि जो प्रेम है हमारे अंदर, बहुत प्रेम होना चाहिए। जितना हम प्रेम अंदर से प्रवाह करेंगे, हमें उतना ही प्रेम लौट के आएगा। तो और प्रेम वो शक्ति है, चाहे किसी को भी देंगे ना, तो आपके पास हमेशा वो दुगनी तिगनी होकर ही आती है। तो प्रेम से भरे रहिए, सद्भावना से भरे रहिए, तो आपके पास डबल ट्रिपल होकर लौट कर आता है। हाँ जी। अगर आप किसी के अहम को चकनाचूर कर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। यह जान ले कि हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत है। एहसास रखें कि सामने वाला व्यक्ति आपके अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग है। आपकी ही तरह वह भी महसूस करता है कि सभी लोगों में मौजूद जीवन सिद्धांत के अभिव्यक्ति के कारण उसकी गरिमा है। जब आप इसे सचेतन रूप से करते हैं, तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं और वह आपके प्रेम और सद्भावना वो लौटाता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप हमेशा दूसरे के स्वाभिमान को देखकर बोलिए, है ना। अगर आप किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं या उसको गलत तरह से उसको उसका जवाब देते हैं, उसको हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं, गलत, जैसे कोई आपका कोई वर्कर है ना, तो आप उसको हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं, हमेशा गंदी तरह से बोलते हैं, या कोई आपका रिलेटिव भी है या कोई फ्रेंड है जिसको आप हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं, तो आपके पास वही लौट के आएगा जो आप दे रहे हैं। हो सकता है उसके द्वारा ना आए, हो सकता है वो पर्सन आपसे नहीं बोल पाए, लेकिन कहीं और से आएगा। इसलिए याद रखिए, जैसा आप करते हैं वो वैसा ही मिलता है। ऐसा ही प्रेम के बारे में बोला जाता है कि अगर आपने प्रेम दिया है, प्रेम बहुत आप करते हैं, तो हो सकता है जिस पर्सन से आपने प्रेम किया वहां से ना आए, कहीं और से आए, लेकिन प्रेम लौटता जरूर है। ऐसे ही जब आप किसी का स्वाभिमान भंग करते हैं, किसी के बारे में गलत बोलते हैं, तो हो सकता है वो पर्सन ना लौटाए, कहीं और से आए। तो हमेशा याद रखिए, जैसा आप कहेंगे करेंगे वैसा ही लौट के आएगा। वह हाँ दर्श जी। वह दर्शकों वह से। दर्शकों से नफरत करती थी। हम्म। मैरी सी हमेशा अभिनेत्री बनने के सपने देखती थी। हम्म। उसने कॉलेज के उसने कॉलेज में थिएटर का प्रशिक्षण लिया और फिर से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय थिएटर कंपनी में काम मिल गया। वह देश के एक अपरिचित हिस्से में पहुंच गई। पहली बार उसने जब नाटक में अभिनय किया, तो दर्शकों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। निराशा और गुस्से में उसने फैसला किया कि इस इलाके के लोग मूर्ख, अज्ञानी और पिछड़े हुए थे। वह उन सबसे नफरत करने लगी। कई दुखद अनुभवों के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। वह उस पुराने इलाके में लौट आई जहां वह पली बड़ी थी। उसने थिएटर छोड़कर वेटर का काम शुरू कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि एक लेडी थी, मेरी सी, वो थिएटर में काम करती थी। जब उसको थिएटर में उसने काम किया तो लोगों ने उसकी खिल्ली छुड़ाई, तो खिल्ली उड़ाई मतलब हंसे, तो उसको अच्छा नहीं लगा और लोगों से वो नफरत करने लगी, और फिर थिएटर छोड़कर वो वेटर बन गई। आगे। एक दिन उसके मित्र ने न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में एक लेक्चर सुनवाने ले गया उसको। हम्म। हम्म। विषय था, अपने साथ अच्छे कैसे रहें। हम्म। इस भाषण ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह जान गई कि क्षेत्रीय कंपनी के अपने शुरुआती अनुभव में अति प्रतिक्रिया कर दी थी। उसने खुद के सामने स्वीकार किया कि उसका पहला नाटक अच्छा नहीं था और नई होने के कारण शायद वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। दोष दोष श्रोताओं का नहीं था, बल्कि उसके तरीके का था, जिससे उसने उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया, क्योंकि उसने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर वापस भेज दिया था। अब क्या हुआ कि अब उसने जब किसी से समझा कि जहां पर वो भाषण सुनने गई थी, कि दोष उसमें था क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए लोग हंसे, है ना, और उसने उस प्रतिक्रिया को स्वीकार किया क्योंकि उसकी ही नकारात्मक ऊर्जा को उनकी ओर वापस भेज दिया था, है ना। और उसने बार बार लोगों के लिए बार बार ऐसा सोचा, तो वो वापस आया, तो इसलिए वो समझ गई कि ये उसी के कारण हुआ है। अब आगे क्या हुआ। मैरी ने मंच पर लौटने और अभिनेत्री बनने का अपना सपना साकार करने का फैसला किया। वह सच्चे मन से दर्शकों और उन अपने लिए प्रार्थना करती रही। उसने हर रात मंच पर जाने से पहले प्रेम और सद्भावना उड़ेली। हम्म। उसने यह दावा करने की आदत डाली कि ईश्वर की शांति सभी मौजूद लोगों के हृदय में प्रवाहित हो रही है और वे प्रेरित हो चुके हैं।
हर मंचन में वह दर्शकों की ओर प्रेम के विचार प्रवाहित करती थी। आज थिएटर में वह एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी है। वह अपनी सद्भावना और आत्मसम्मान दूसरों की ओर संप्रेषित करती है और वे भी ऐसा ही जवाब देते हैं। अब जैसे उसने क्या किया था, जब लोग बार हंसे उस पर, तो उसने वही नकारात्मक चीज, मतलब नकारात्मक ऊर्जा उनकी तरफ फेंकी कि अरे ये तो मेरे पास गए, ये लोग अच्छे नहीं है और इनको समझ नहीं है नाटक की, और इस तरह से उसने सोचकर वेटर की नौकरी कर ली थी। लेकिन जब उसको समझ में आया कि कहीं गलती उसी की थी, तो उसने फिर अच्छा अच्छा सोचा लोगों के बारे में कि लोग बहुत अच्छे हैं, अब मेरे मेरा थिएटर देखने आते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो फिर वैसा ही उसको रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने भी उसकी तरफ वैसा ही रिस्पॉन्स किया। और फिर वो एक अब थिएटर की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। तो कितना बदल देता है आपके विचार लोगों को। जो आज का जो चैप्टर है वो इसी पर है कि कैसे आप विचारों द्वारा, अपनी वाइब्रेशन द्वारा अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मुश्किल लोगों को संभालना। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग मुश्किल होते हैं। वे ऐंठे हुए और मानसिक रूप से विकृत होते हैं। वे गलत तरीके से कंडीशन्ड होते हैं। कई मानसिक अपराधी हैं जो विवादशील, असहयोगी, झगड़ालू, दोषदर्शी और जीवन पर बदनुमा दाग बन चुके हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं। उनके मस्तिष्क विकृत और बेडौल हो गए हैं, शायद अतीत में मिले अनुभवों के कारण। तो इसमें ये बोला है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वाकई नेगेटिव होते हैं, जो वाकई इस तरह से होते हैं, जो हमेशा गुस्सा ही रहते हैं और मानसिक अपराधी भी होते हैं। तो वो किस कारण होते हैं? क्योंकि उनका कोई ना कोई लाइफ में इस तरह का अनुभव हुआ होता है, या लाइफ में उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई होती है जो जिसके कारण उनकी आ, ऐसी थिंकिंग बन गई होती है। आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़े तो आप क्या करें? प्रलोभन यह है कि आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदगी के रूप में उन्हीं को ही उन्हीं की ओर लौटा दें। हम्म। लेकिन ऐसा करने से आपको पहले उनकी नकारात्मक को अपने भीतर उतारना होगा और सारे बुरे प्रभावों को ग्रहण करना होगा। इसके बजाय बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इससे एक ढाल बनती है जो उनके मुश्किल और अप्रिय नजरियों से आप पर प्रभाव नहीं पड़ने देती है। आपकी करुणा और समझ के भाव उन्हें बदलने की प्रक्रिया को भी गतिमान कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात बोली है जो लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई इंसान इस तरह का आपके पास मिल गया जो कि बहुत नेगेटिव इंसान है, जो आपको बहुत गलत तरह से आपको ट्रीट करता है, या गलत तरह से इस तरह का विकृत उसकी प्रवृत्ति है, तो आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचें उसके बारे में। आप हमेशा उसकी तरफ वाइट बॉल्स भेजिए, क्योंकि अगर आप उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचने लगेंगे तो आप उसी की ऑरा में इंटैंगल्ड हो जाओगे, है ना। तो आपके पास पहले वो नेगेटिविटी आएगी। भाई आपको उसने कुछ बोला तो आपने उसको ग्रहण कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया तो आपने उसके बारे में सोचा ये कितना नेगेटिव आदमी है, इतना गलत है, ये है वो है। तो जब आप ये करने लगे तो आप भी उसी की तरह से बन गए। तो उससे अच्छा उन्होंने बोला है कि आप उसको ग्रहण ही मत करिए, उसको 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 प्यार मोहब्बत और हमेशा अच्छी अच्छी उसको वाइब्रेशन भेजिए, और जिससे कि वो वहीं वहीं प्रतिक्रिया रुक जाए और वो फिर आपके बारे में इस तरह से कभी बोलेगा ही नहीं। जब आप उसको सिर्फ वाइट बॉल्स भेजेंगे, सिर्फ वाइट ही सोचेंगे उसके बारे में। पर ये करना जो उन्होंने बोला है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब कोई इंसान आपसे कंटिन्यूस कुछ बोलता है तो आप इंटेंगल्ड हो ही जाते हो। लेकिन कोशिश करिए, जब हमने ये समझ लिया कि जब कोई हमें नेगेटिव भी बोले तो हमें पॉजिटिव, कोई आपके साथ पुरानी भी कोई बात हुई है जिसमें आप बार बार ये सोच रहे हैं, तो उसकी तरफ पॉजिटिव ही सोचिए। तो वो कहते हैं ना, उसका हर चीज उसकी बदलने लगेगी, हर उसकी वाइब्रेशन बदलने लगेगी, और वो आपकी तरफ सिर्फ वो भी पॉजिटिव चीजें ही बेचेगा। तो हमें करना यही है, हम दुनिया में बनने पॉजिटिव ही आए हैं, है ना। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपना जो नेचर है, जो इरिटेट होता है, गुस्सा हो जाता है, जो प्रतिक्रिया करता है एकदम, वो उसको कम करके एक अच्छाई की तरफ बढ़े, पॉजिटिव इंसान बने। दुखी दुखी। व्यक्ति साथ पसंद करते हैं। हम्म। नफरत, कुंठा और विकृति से भरा असामान्य व्यक्ति असीमित बुद्धिमत्ता के तालमेल में नहीं होता है। यह व्यक्ति शांत, खुश और सुखी लोगों से द्वेष करता है। आमतौर पर वह उन्हीं की आलोचना करता है, निंदा करता है और बुराई करता है जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयालु होते हैं।
उसका नजरिया यह होता है कि वे इतना दुखी नहीं, जब मैं इतना दुखी हूं तो वे इतने खुश क्यों हैं। वह उन्हें नीचे घसीटकर अपने स्तर तक लाना चाहता है। पुरानी कहावत अब भी सच है, दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप अविचलित, शांत और उदासीन रह सकते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको बहुत पसंद होता है दुखी रहना, या उनकी लाइफ में कुछ दुख है, तो वो जो आसपास के सुखी लोग हैं तो उनको भी सोचते हैं ये सुखी क्यों है ना, ये भी मेरी तरह से दुखी क्यों नहीं है, और वो कोशिश करते रहते हैं कुछ नेगेटिव उनके बारे में बोलकर, या उनके बारे में कुछ ऐसे सोच कर कि वो भी मेरे पास ही आ जाए, मेरी तरह से ही दुखी हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो भी इंसान दुखी है उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे अब ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, और हमें दूसरों को नीचे नहीं लाना है, हम भी उन्हीं लेवल में उनसे भी ऊपर उठे। अब आगे एग्जाम्पल के तौर पर सुनाएंगे, समझाएंगे। हाँ। ब्रूस टी नाम के एक आदमी ने लंदन में मेरे भाषण सुने थे। हम्म। उसने इस बारे में मुझे अपना अनुभव बताया। वह हम्म। एक स्वैच्छिक संगठन में सक्रिय हो गया था, हम्म। जो आसपास के इलाके को सुंदर बनाने को लेकर चिंतित था। हम्म। अधिकांश स्वयंसेवक बगीचे लगाने, खराब इलाकों को साफ करने और खंडर इमारतों को सुधारने के काम में सचमुच रुचि लेते थे। बहरहाल, एक व्यक्ति दूसरों के हर प्रस्ताव का विरोध करता था। यही नहीं, वह लगातार दूसरों के उद्देश्यों पर हमला करता रहता था। वह समूह की बैठकों को इतना अप्रिय बना देता था कि इससे सदस्यों की संख्या घटने लगी। हम्म। अब देखिए कि उसने कहा कि उन्होंने कहा कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां पर लोग बाग आसपास की चीजों को संरक्षित करते थे, साफ सुथरा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। वहां पे ही एक इंसान था जो कि बार बार वो हर चीज को ठुकरा देता था, कोई भी डिसीजन लिया तो उसको मना कर देता था। तो इस तरह से वहां के लोगों की संख्या घटने लगी, सिर्फ एक पर्सन के कारण। वहां लोग बाग नहीं पसंद करने लगे, क्योंकि वो हर चीज में कुछ ना कुछ अपना अड़बंगा लगाता ही था। कुछ ब्रूस्टी नाम कुछ हाँ, अन्य। हाँ। कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर हम्म। उस चिड़चिड़े व्यक्ति को संगठन से बाहर निकाल दें। हम्म। वह उनके साथ इस योजना में शामिल होने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना तो उस व्यक्ति के भीतर के खराब नजरिए को बढ़ाना होगा। इसके बजाय वह कल्पना करने लगा कि वह व्यक्ति समूह का खुशनुमा, सहयोगी सदस्य बन रहा है। हर मीटिंग से पहले ब्रूस एक कोने में जाकर दोहराता था, मैं मतलब अपने भीतर सद्भाव और हाँ, मतलब उन्होंने कितना अच्छा ये बोला है कि उन्होंने उसको निकाला नहीं, उस पर्सन को, जबकि सबको पता चल चुका था कि ये पर्सन बहुत गलत है और वो बार बार हर चीज में गलत मना कर देता है। लेकिन जो उनके जो संगठन का जो डायरेक्टर था, उसने कहा नहीं, कि ऐसा तो नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने उसको निकाल दिया तो उसकी नकारात्मकता और बढ़ेगी, फिर वो हमारे लिए और गलत सोचेगा कि अरे मुझे इस संगठन में से निकाल दिया। और जो भी नेगेटिव तो आती है जब किसी को किसी चीज में से निकाला जाता है। तो उसकी जगह उन्होंने ये निकाला कि ठीक है, उसका ये नेचर है, तो हम उसको अच्छी तरह से विजुलाइज करके, अच्छी एफर्मेशन उसकी तरफ डाल के उसको बदलेंगे। तो उन्होंने हर मीटिंग होने से पहले ये एफर्मेशन बोली। हाँ। जो मैं डायरेक्ट। अपने भीतर सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सच्चे सामंजस्य में सोचता, बोलता तथा काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य दैवी विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं है। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्यों में नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। अब उन्होंने इतनी अच्छी एफर्मेशन उस व्यक्ति के कारण बोली कि सब चीज सही हो रही है, सब बढ़िया है, कोई मतभेद नहीं है, सब अच्छा हो रहा है। और वो इस तरह से बोलते जब भी कोई मीटिंग होती उससे पहले। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, उसने कुछ सप्ताह बाद एक प्रस्ताव रखा। उसने इसे इतने अच्छे और सहयोगी ढंग से रखा कि उसे पूरे संगठन की सहमति मिल गई। इससे वे लोग भी शामिल थे जो पहले उसे बाहर निकालना चाहते थे। अब इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन जब बोला गया तो वो उस पर्सन ने अब जो फिर सुझाव दिया वो सब लोगों ने मान लिया, क्योंकि वो इतना अच्छा सुझाव था। जो लोग उसके नापसंद करते थे वो भी पसंद करने लगे। तो ये कमाल होता है हमारी वाइब्रेशन का, हमारी अच्छी सोच का, जो सामने वाले तक उसको बदल देती है। उसको बदल दिया बिल्कुल पूरी तरह से, सिर्फ एक अच्छी इन्फॉर्मेशन में जो बार बार रिपीटेडली बोली गई। मानवीय संबंधों में पुनराभूति का अभ्यास, परानुभूति का अभ्यास। हम्म। एलिस ओम नामक एक युवती हाल में ही मुझसे मिलने आई।
उसने बताया कि काफी लंबे समय से ऑफिस की एक युवती उससे नफरत करती थी। इसका कारण यह था कि दूसरी युवती उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी युवती की सगाई कंपनी के ही सीईओ से हो गई, जिसे एलिस काफी समय से चाहती थी। अब एक लेडी को एक लेडी पसंद नहीं करती थी ऑफिस में, और उस लेडी की उसके बॉस से ही सगाई तय हो गई। तो उसे क्यों खराब लगा? क्योंकि वो भी बॉस को लाइक करती थी। एलिस जिस युवती को नापसंद करती थी, वे शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई, जो उसकी पिछली शादी से थी। एलिस को पता नहीं था कि उस युवती की लड़की भी थी या वे पहले से शादीशुदा थी। जन्मजात समस्या के कारण उस युवती की लड़की के पैरों में स्टील की प्लेट थी। हम्म। एलिस ने सुना वह लड़की अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, क्या यही मेरे नए डैडी भी क्या यही मेरे नए डैडी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि यह उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। अब उसके एक दिन वो जो लड़की से लेडी से लाइक नहीं करती थी, वो अपनी बेटी के साथ आई, और उस लेडी को पता नहीं था कि वो ऑलरेडी मैरिड है और उसकी बेटी भी है। अब बेटी का पैर नहीं था, उसको एक प्लेट लगी हुई थी। और उस लड़की ने इतनी अच्छी चीज बोली कि अरे मम्मी, क्या यही मेरे पापा काम करते हैं, डैडी काम करते हैं, और मैं इस जगह को बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि यहाँ के लोग सब बहुत बहुत अच्छे लोग हैं और सब बहुत प्यार वाले लोग हैं। अब उसको सुनकर क्या प्रतिक्रिया हुई, देखते हैं। मेरा दिल अचानक उस छोटी लड़की पर आ गया। एलिस ने मुझे हम्म। बताया, मैं जानती थी कि वह कितनी खुश महसूस कर रही थी। मुझे एक झलक दिखी कि वह युवती इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कितनी खुश थी, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। अचानक मैंने उसके प्रति प्रेम महसूस किया। मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की, और मैंने यह दिल से किया। अब जब उसे पता चला कि वो लेडी इतनी, मतलब उसको इतनी परेशानी थी, उसकी बेटी थी, उसकी बेटी को भी परेशानी थी, और फिर भी वो कितना खुश रहती थी, तो उसकी खुशी के कारण ही है ना उसको अच्छा हस्बैंड मिला, जो जो उसकी सगाई हुई, तब उसको पता चला कि ये सब उसकी पॉजिटिविटी का कारण है उस लेडी की। तो उसको भी अच्छा लगा, तो फिर वो उसको उसकी तरफ से जो भी उसको ईर्ष्या थी, द्वेष था, वो सब हटा दिया और वो उसको फिर बधाई देने गई। हम्म। उस पल में एलिस ने वह अनुभव किया जिसे मनोवैज्ञानिक परानुभूति, एम्पैथी कहते हैं। अब यह ये सहानुभूति नहीं है। हम्म, अब एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है कि हम दूसरे के पैर में पैर रखें, मतलब उसके जूते में पैर डाल के देखें कि क्या उसकी परिस्थिति में वो ऐसा कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि आपका आज आपका हस्बैंड है, वो आके आपको डांट रहा है ना, तो आपने एकदम रिएक्ट किया कि क्यों मेरे को डांट रहा है। लेकिन आप अगर एम्पैथी रखते हो तो आप पहले ये समझोगे कि आज ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण था, आज क्या मैंने उसको सुबह से कुछ डांटा था, या मैंने कुछ ऐसा फोन कॉल किया था, या उसके ऑफिस में भी किसी ने उसको ऐसा, उसके बॉस ने डांटा, इसलिए उसने ऐसा चिड़चिड़ापन घर पर आके किया। तो जब आप किसी की परिस्थिति को जानकर आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में फील करते हैं, उसे एम्पैथी कहते हैं। जब उसने उस लेडी के बारे में जाना और उसके बारे में सोचा कि उसने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है, उसकी एक बेटी भी है, अब बेटी भी की भी पैर उसका कुछ परेशान देता है, तो जब हम दूसरे की परिस्थिति में अपने को डालकर देखते हैं तो उसे एम्पैथी कहते हैं, जो उसको अब करना आया उस लेडी को। हाँ। यह सहानुभूति नहीं है, हम्म। जिसमें हम दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। यह इससे भी बढ़कर है। इसका हम्म। मतलब है काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे व्यक्ति के मानसिक नजरियों और अवस्थाओं में रखना। हम्म। जब एलिस ने अपने मानसिक मूड या दिल को उस दूसरी युवती की जगह रखा, तो ऐसा लगा जैसे वह दूसरी औरत की तरह सोचने लगी। वह दूसरी औरत की तरह महसूस कर रही थी, और उस बच्ची की तरह भी, क्योंकि उसने खुद को बच्ची की जगह भी रखकर देख लिया किया था। था। अब कितना उन्होंने अच्छा बोला है कि हम एम्पैथी बहुत हम नहीं कर पाते हैं, है ना, हम दूसरे की तरफ, दूसरे के नजरिए से हम नहीं सोच पाते। जैसे आपका बच्चा आपके पास आया कोई भी एक प्रॉब्लम लेकर कि आज मेरे स्कूल में ऐसा हुआ, तो आप रिएक्ट करते हो कि ऐसा तो सबके साथ होता है, ऐसा तो हमारे साथ भी होता था, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। लेकिन आपने उसके नजरिए से नहीं सोचा कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई, उसको आज की सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है। हम वो चीज नहीं जज कर पाते और हम रिएक्ट कर जाते हैं, ये बच्चे का है, ऐसा ही किसी ने
आपके स्पाउस ने कहा या आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा परिस्थिति है, तो आपने कहा अरे मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे साथ ही क्या अलग होता है। लेकिन आप जब उसके पर उसी की तरफ बैठकर उसकी लाइफ को जानकर और उसकी तरह से सोचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई उसकी कोई जो सिचुएशन है वो वाकई कुछ ऐसी परेशानी भरी है। तो इसे एम्पैथी कहते हैं। ये कोई सहानुभूति देना नहीं है, ये हमें दूसरे के नजरिए से उसके अंदर घुसकर तब सोचना कि क्या उसकी परिस्थिति है और वो ये क्यों कह रहा है, तब उसे एम्पैथी बोलते हैं। ये हमें जरूर आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। कोई हमारे साथ कोई सिचुएशन शेयर करने आया है, कोई प्रॉब्लम शेयर करने आया है, बच्चा है, स्पाउस है, तो हम रिएक्ट कर जाते हैं। हम दूसरे की परिस्थिति बिना सोचे हुए कि उसको इस सिचुएशन में क्या हैंडल करना पड़ा हम नहीं समझते हैं, और हम ये सोच जाते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है। जैसे कि हस्बैंड आया घर पे और वाइफ ने कहा कि आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो हस्बैंड इरिटेट हो जाएगा, अरे तुम्हें तो परेशानी ही होती रहती है, और मेरा तो देखो मैं भी तो ऐसा ऐसा करके आया हूँ और ये वो। तो हस्बैंड ने भी नहीं सोचा कि उसको क्या लाइफ, क्या उसकी परिस्थिति में वो जाता, सुबह से उसकी सिचुएशंस देखता कि क्यों उसकी वाइफ ने इस तरह से बोला, तब उसको समझ में आता कि वाकई उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो जो वाइफ बोल रही है वो ठीक है। लेकिन हम दूसरे के नजरिए से नहीं सोचते हैं, हम अपने ही नजरिए से उसका कहते हैं ना, उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, या उस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि नहीं ये इसकी प्रॉब्लम नहीं हो सकती या ये उसकी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जैसे शायद हम रिएक्ट करते वो ही होती, लेकिन हम जब दूसरे के बारे में सोचेंगे, उसकी परिस्थिति में जाकर सोचेंगे, तो उसे एम्पैथी बोलते हैं। तो हम आज जब ये जान चुके हैं, जब भी हमारे पास कोई इस तरह की सिचुएशन आए, तो हमें एम्पैथी जरूर दिखानी चाहिए। हमें दूसरे के नजरिए से जरूर सोचना चाहिए कि सिचुएशन हो सकता है कि दूसरे के नजरिए से जब हम सोचेंगे तो वो अलग नजर आएगी, जो हम सोच रहे हैं वैसी नहीं होगी। हम्म, जब भी आपके मन में किसी को चोट पहुंचाने हम्म, या उसके बारे में बुरा सोचने की इच्छा हो तो खुद को मानसिक रूप से मोजेस के मस्तिष्क में रखें और कमांडमेंट्स के दृष्टिकोण से सोचें। हम्म, अगर आप ईर्ष्यालु, जलनखोर या गुस्सा हो तो खुद को ईसा मसीह के मस्तिष्क में रखें और उस दृष्टिकोण से सोचें। हम्म। तब आप इन शब्दों की सच्चाई महसूस करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करो। अब ये जो मोजेस हैं, उन्होंने 10 कमांडमेंट लिखे हुए हैं, ये क्रिश्चियनिटी में इनके आगे लिखे होते हैं। ऐसे ही ईसा मसीह ने जो भी बोला, तो वो बोल रहे हैं कि जब भी आपको किसी से ईर्ष्या हो, कुछ हो, तो जीसस क्राइस्ट से की तरह से सोचे कि जीसस क्राइस्ट तो कितना एम्पैथी रखते थे लोगों से, उनके उनके अंदर ऐसा क्यों था, तो मेरे अंदर क्यों नहीं ऐसा। तो इस तरह से आप जब सोचेंगे ना, तो आपका जो नजरिया है वो बदलेगा और आपके अंदर प्रेम भरेगा। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर प्रेम ही भरना है। अल्टीमेटली हम सबसे प्रेम करने आए हैं। हम क्यों ईर्ष्या, द्वेष, फियर, एंगर ये सब भर रहे हैं? हमें ये भरना ही नहीं है, हमें तो लोगों से बस प्रेम करना है। और हम जितना प्रेम देंगे उतना ही प्रेम हमें मिलेगा। आगे पढ़ेंगे। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। हम्म, कभी भी लोगों को इस बात की अनुमति ना दें कि वे आपका फायदा उठाएं या अपने व्यवहार के तमाशे, रोने के नाटक या भावात्मक ब्लैकमेल के अन्य रूपों से अपनी बात मनवाएं। हम्म। ये लोग तानाशाह हैं जो आपको गुलाम बनाने और आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तुष्टीकरण दृढ़ मतलब, लेकिन दयालु रहें। हाँ, मतलब तुष्टीकरण मतलब अपीजमेंट, मतलब कि जब हमसे कोई ऐसे ना, मतलब चापलूसी टाइप से करता है, या हमसे कोई बार बार ये मनवाने की कोशिश करता है, या हमारे को कहते हैं ना कि किसी चीज से मनवाता है हमें, कि प्यार मोहब्बत से मनवाएगा, अंदर से उसका कोई और नजरिया है, तो वो आप पहचाने, है ना। कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ये जो कौन सा रिलेशन, इमोशनल ब्लैकमेल हाँ, कर देते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कोई आपको, तो आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, उसे समझिए, है ना, नो कहना सीखिए, ये सब चीजें है ना। आपको क्या होता है ना, जैसे तानाशाह, वो क्या होता है ना, इमोशनल ब्लैकमेल करके आपके ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है, तो आपको गुलाम बना लेता है। तो उनसे थोड़ा सा दूर रहिए, है ना, उनको समझिए कि कौन आपके लिए लायक है, कौन नहीं है। ये दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। हर जगह जो आपको मतलब आपकी चापलूसी कर रहा है, आपको बार बार अच्छा दिखा रहा है, तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि क्या आपका मोटिव है उस पर्सन का। तो ये सब चीजें समझिए, है ना, और उन चीजों से दूर हो जाइए। हाँ। दृढ़ लेकिन दयालु रहें हम्म, और झुकने से इनकार कर दें। हम्म, तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता है।
उनके अपराध, स्वार्थ और अधिकारवादिता में योगदान देने से इनकार कर दें। याद रखें, सिर्फ सही काम करें। आप यहाँ अपने आदर्श पूरे करने और शाश्वत सच्चाइयां तथा जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप मतलब हमेशा अच्छी भावना रखें, है ना। जो आपके साथ मतलब आपको गलत राह पर ले जाने के लिए कुछ ऐसे प्रलोभन दे रहा है, इस तरह से बोल रहा है, तो उससे आप दूर हट जाइए, नो करना सीखिए। अपने जो जो भी आपका इरादा है उससे मत हटिए, है ना। जो भी आप इस दुनिया में आए हैं, अच्छी चीजों के लिए आए हैं, अपना जो मॉरल है उसको हमेशा अप रखिए, है ना। इन सब चीजों में जाने मत दीजिए। तो वो यही बता रहे हैं कि जो अगर आपको इस तरह से दूसरी ओर खींच रहा है तो आप उसको मना करिए। आप अपना भला बुरा सोचिए, और आप सद्भावना के लिए आए हैं, आप अपनी ईमानदारी के लिए आए हैं, आप अच्छे अच्छे कर्म के लिए आए हैं, अपने अच्छे कर्मों पर रहिए। दुनिया में दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य से भटकाने की शक्ति ना दें। जो आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं को दुनिया के सामने व्यक्त करना है, मानव की सेवा करना है और ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य और सुंदरता को दुनिया के सामने, सारे लोगों के सामने प्रकट करना है। अपने आदर्श के प्रति ईमानदार रहें। निश्चित रूप से और पूरी तरह से जान लें कि जो भी आपकी शांति, खुशी और संतुष्टि में योगदान देता है, वह दुनिया के सभी लोगों के लिए वरदान होगा। अंश की खुशी संपूर्ण की खुशी है, क्योंकि संपूर्ण अंश में है और अंश संपूर्ण में है। जैसा पॉल कहते हैं, सबसे प्रेम करें। सेहत, खुशी और मानसिक शांति का नियम ही प्रेम की संतुष्टिदायक बनाता है, प्रेम को संतुष्टिदायक बनाता है। अब क्या है कि दुनिया में आपका जो भी लक्ष्य है, उद्देश्य है, उससे मत भटकिए। और हमारा उद्देश्य हमेशा प्रेम करना है ना, प्रेम की भावना रखना है। एक उद्देश्य तो ये भी है, अपने जो मेजर गोल्स हैं उसके अलावा ये भी है कि हम सबसे प्रेम रखें, है ना। तो उससे भटकिए मत, है ना। कोई आपको अगर उससे भटकाता है तो उधर से हट जाइए, है ना। और हमेशा शांति, खुशी और संतुष्टि में योगदान दीजिए। और हमारा है कि हम बड़ी चीजों के लिए आए हैं, छोटी चीज से शुरुआत करेंगे, बड़ी चीज तक बढ़ेंगे, यही हमारा उद्देश्य है लाइफ का। मानवीय संबंधों में लाभकारी बातें। एक, आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरे का भला सोचकर आप दरअसल खुद का ही भला सोच रहे हैं। तो जो भी आप अगर किसी का भला सोच रहे हैं तो आपका भला ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये हमेशा याद रखिए। दो, नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे को बुरा ना सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आप ही अपने ब्रह्मांड के इकलौते चिंतक हैं और आपके विचार रचनात्मक हैं। तो आप अगर किसी के लिए द्वेष या नफरत रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो वो आपके ऊपर भी वैसे ही लौट कर आएगी, इसलिए हमेशा ये याद रखें। तीन, आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरे के बारे में जो सोचते और महसूस करते हैं उसे अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। यह स्वर्णिम नियम है और मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह से आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। तो जैसा आप दूसरे के बारे में महसूस कर रहे हैं वैसा ही आपके बारे में वो महसूस करेगा। और जैसा आप चाहते हैं दूसरे के बारे में कि वो मेरे बारे में इस तरह से सोचे, तो आप भी उसके बारे में वैसा ही सोचिए, बिना किसी डाइवर्जन के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी, कहते हैं ना, हम चाह रहे हैं उससे बहुत प्रेम करना, प्रेम पाना, लेकिन हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में कंटिन्यूअसली नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। तो आपको कहाँ से होएगा। तो आपको जो चाहिए पहले अपने अंदर लाना होगा, वो प्रेम पहले अंदर लाना होगा। जब आपके अंदर भर भर के प्रेम आएगा तो सामने वाला वैसा ही प्रेम आपको दिखाएगा। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करता है। हम्म। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। हम्म। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीकों से नुकसान, सीमा और कष्ट होते हैं। दूसरों के साथ आप जो करते हैं वही आप खुद के साथ कर रहे हैं। जो भी आप ये कहते हैं ना कि किसी ने आपको, किसी को ने धोखा दिया तो हम उसको बददुआ दे रहे हैं, अरे तूने मेरे साथ धोखा दिया, आप मत करिए। क्योंकि अगर आप अगर उसको बददुआ दे रहे हैं, आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप उसकी नेगेटिविटी के भागीदार हो जा रहे हैं।
उसको जो होगा वो उसका मानसिक जो होता है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड देगा, क्योंकि उसको रिकॉर्डिंग हो गई उसके माइंड, उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में कि उसने किसी को धोखा दिया है, तो उसको भी वैसी ही चीजें मिलेंगी। लेकिन आप मत होइए उसमें, आप इंटेंगल्ड मत होइए। किसी ने आपके संग गलत किया तो आप उसको बददुआ दे रहे हैं, किसी ने आपकी लाइफ में कुछ जरा सा भी कहा, लोग कहते हैं अरे देखेंगे तेरे को भी ऐसा ही होगा, आप भागीदार नहीं है, आप उसमें इंटेंगल्ड मत होइए, क्योंकि जो उसकी नेगेटिविटी है फिर आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ रही है। आप उसको तो बस अच्छा ही बोलिए, अच्छा ही करके उसे विदा करिए कि हाँ तेरा अच्छा होएगा, जैसा है मैं तो ग्रोथ पा गया तेरे कारण, मेरे लाइफ में बहुत ग्रोथ आई, मुझे बहुत चीजें समझ आई, अब जो है वो भगवान तेरा देखेगा। तो आप उसके बारे में मत बोलिए, क्योंकि अगर आप बद्दुआ देते हैं तो आप इंटेंगल्ड हो गए, वो आप पर भी आएगा। इसलिए जब किसी ने आपको धोखा दिया, कोई किसी को धोखा देता है, तो वो उसका सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर रहा है, और उसको वैसा ही फल मिलेगा आगे, आपसे नहीं तो किसी और से मिलेगा, मिलेगा जरूर। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर आपको कई तरीकों से आपके पास अब लौटता है। कितना अच्छा बोला है कि जो भी आप किसी के लिए भलाई कर रहे हैं, दयालुता दिखा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से लौटेगी और कई गुना होकर वापस लौटेगी। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम्म, आपके विचार वैसा ही फल देते हैं। हम्म। आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो जैसा आप, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है कोई हमारे बारे में कैसा सोच रहा है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही वो हमारे बारे में सोच रहा है। हम्म, भावात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरे लोगों को मत भिन्नता रखने की अनुमति दें। उन्हें आपके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनके साथ असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता है। आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, स्पेशली मुझे लगता है मेरे लिए, कि जो अगर कोई दूसरे से, आपसे कोई भिन्नता रखता है या आपको कंटिन्यूअसली विचार दूसरे रखता है, तो आप उसको पूरा अधिकार दें कि वो भी अपने जो उसकी जो थिंकिंग है वो जैसी है वैसी है, उसको हंस के टालें, कैसे भी टालें, उसको स्वतंत्रता दें कि जो उसकी थिंकिंग है वो उसकी है और जो आपकी थिंकिंग है वो आपकी है। तो दोनों को मतभेद नहीं होना चाहिए एक दूसरे की थिंकिंग से। जानवरों की तरह ही लोगों में भी डर के कंपन भाप लेते हैं। जानवरों की तरह ही लोग भी डर के कंपन भाप लेते हैं। आपके छुपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज, चेहरे के भाव, देह भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों के लिए सही है। तो जैसे जानवर पहचान लेते हैं ना, जो भी वाइब्रेशन कि ये इंसान डर रहा है या मुझसे नफरत कर रहा है, ऐसे ही इंसान को पता नहीं चलता लेकिन ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में इस तरह से होने लगता है। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके विचार में भी आप नेगेटिविटी देख लेंगे, या उसको भी कोई नेगेटिव विचार आपके बारे में आने लगेगा। तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिर्फ एनिमल्स में हो, हमारे ह्यूमंस में भी ये होता है कि जैसा हम किसी के प्रति भाव रखते हैं वो वैसा ही भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। आपके मौन, विचार और भावनाओं की आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रियाओं में अनुभव की जाती है। हाँ, तो जो हम अंदर से सोच रहे हैं वो जाती हैं, हम जो ऊपर से व्यवहार दिखा रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से हम कितने भी बहुत प्यार से मोहब्बत से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी हम उस पर्सन के प्रति द्वेष, गलत भावना रखते हैं, तो वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाती है। चाहे आप उसको ये सोचें कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा दिखाया, पर वो ऐसा नहीं होता है, जो आप अंदर से पहुंचाते हैं वो दूसरे तक पहुंच जाती है। दूसरों के लिए वही कामना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। जैसे आप अपने लिए बढ़िया चाहते हैं, हर चीज अपने लिए अच्छी चाहते हैं, ऐसे ही दूसरों के लिए भी यही प्रेयर करें कि दूसरे भी समृद्ध रहें, दूसरे भी अच्छे रहें, खुशहाल रहें, तरक्की करें। जैसे आप दूसरों के लिए भावना रखेंगे, जैसे आप विचार रखेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो करने लगेगा। तो आप जब जितना भर भर के, जितना अच्छा दूसरों के बारे में सोचेंगे, सबकॉन्शियस माइंड आपको भी वही देगा। तो जितनी सेवा मन से दूसरों की कर सकते हैं करिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपकी सेवा करेगा। अपने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और राय बदल दें। महसूस करें और जाने कि स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है।
वह उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। जो भी आपका बॉस है, कि कहा जाता है कि बॉस बहुत कड़क होते हैं और अपने जो भी उनके टारगेट्स हैं उनको कराने के लिए वो कुछ भी करते हैं, लेकिन आप अच्छे विचार रखिए। जब आप अच्छे विचार रखेंगे तो बॉस भी वैसी ही प्रतिक्रिया करेंगे आपके आपके प्रति। दूसरा व्यक्ति आपको तब तक चिढ़ा नहीं सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति ना दें। आपका विचार रचनात्मक है। आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है, तो आपको यह जवाब देने की स्वतंत्रता है। ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। अगर आपको कोई गलत तरह से प्रवोक कर रहा है, गलत तरह से बात कर रहा है, तो आप कहते हैं ना, आप अपने को स्थिर रखिए, अपने को संयम से रखिए। आप दूसरे की जो है ना, उसकी जो नेगेटिविटी है उसमें भागीदार मत बनिए। आप उसको एक है ना उस जगह से हट जाइए, लेकिन उसको उसके लिए बहुत गलत तरह से रिएक्ट मत करिए, क्योंकि वो आपकी जो मानसिक स्थिति को भंग कर देगा, वो आपके पीस को भंग कर देगा। आप उधर से हट जाना ज्यादा बेटर है, बजाय उसमें इंटेंगल होने प्रेम दूस प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बैठाने का के। हाँ। जवाब है। प्रेम समझ, सद्भावना और इंसान में निहित दैवी अंश के प्रति सम्मान है। तो प्रेम करना बहुत जरूरी है ना। प्रेम समझ सद्भावना और इंसान के निहित देवी अंशों के प्रति सम्मान है। तो हमें हमेशा सबके, सब इंसान के, सारे लोगों के प्रति हमेशा प्रेम की भावना रखनी चाहिए। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग में उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। दैवी चिंगारी उनके भीतर भी है, क्योंकि यह सबके भीतर होती है। सबको समझना, सबको माफ करना है। तो जो लोग बहुत ज्यादा मानसिक मतलब जो इनका प्रवृत्ति बहुत गलत है, जो कि उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई कि उनकी इस तरह से विकृत हो गए वो लोग, तो उनके प्रति भी सद्भावना रखें। उनके प्रति भी ये सोचें कि हर हर इंसान में भगवान ने प्रेम तो दिया ही है। कहीं उनका कुछ किसी कारणों से उनका प्रेम दब गया या मर गया और उनके अंदर इस तरह से विकृत प्रवृत्ति आ गई, तो उनको भी समझिए और उनको माफ करिए। उनकी जो नेगेटिविटी है उसके अंदर भागीदार मत बनिए, ये सोचकर या उन लोगों से बुराई कर कर वो इंसान ऐसा है, वो देखो कितना गलत, ये गलत, उसको मत करिए, उसमें इंटेंगल मत होइए। उसको एक छोड़ दीजिए और उसको भी प्रेम सद्भावना उसकी तरफ भेजिए। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हो। ऐसा करके आप अपनी किस्मत अपनी अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये अच्छा बोला है कि जितना कोई सफल है उसके लिए खुशी होए, किसी का प्रमोशन मिला है उसके लिए खुश होए, किसी की बहुत अच्छी डेस्टिनी देखी आपने कि बहुत अच्छा वो इंसान आगे सक्सेस कर रहा है, या किसी के पास बहुत अच्छा बच्चे हैं, स्पाउस है, घर है, कार है, तो हर के लिए बहुत खुश होइए। जितना आप खुश होंगे, उनको जितना खुशी भेजेंगे, तो वो सबकॉन्शियस माइंड वो समझ रहा है, वो समझ रहा है कि आप दूसरों की खुशी में खुश हैं, तो वो आपको भी खुश करके देगा, वैसी ही चीजें लाके देगा, वैसी ही खुशकिस्मती आपकी लाइफ में लेकर आएगा जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं। कभी भी किसी के भावात्मक चोचलों और नाटक के सामने ना झुके। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता है। हम्म, पैर पहुंच ना बने। हम्म। सही बात पर अटल रहें, अपने आदर्श पर टिके रहें और ये ना भूलें कि जो मानसिक नजरिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है, वही शुभ, सही और सच है। जो आपको वरदान देता है, वह सबको वरदान देता है। मतलब आप दूसरों के जो, मतलब है ना कि कोई आपसे पीपल प्लीजर होते हैं बहुत से लोग, कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के पीछे भागते रहते हैं कि अच्छा इस पर्सन ने ऐसा कहा क्योंकि ये बहुत अच्छे ओहदे पर है तो मैं उसके पीछे पीछे भागता हूँ, भले ही मुझे अपना कुछ भी करना पड़े। तो इस तरह का मत बनिए, इस तरह के मत बनिए, क्योंकि वो आपका फायदा उठाते हैं इस तरह से करवा के। तो आप अपने जो आपके जो उसूल हैं, आपके जो मॉरल हैं, उन पर रहिए, है ना, और उन पर जो भी आपको खुशी देता है चीज उसको करिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये जानता है कि आप किसी के पीछे इस तरह से जा रहे हैं, पीपल प्लीजिंग हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वो आप ऐसे ही बने रहेंगे, आप ऊपर नहीं उठेंगे। तो आपको तो ऊपर उठने आया है, आपको तो शांति की तरफ जाना है, प्रेम की तरफ जाना है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना है जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत, खुशी और जीवन की सारी नियामतें। तो
कितना अच्छा उन्होंने लास्ट का ये सेंटेंस बोला है कि अगर आप प्रेम चाहते हैं तो आपको भी वही देना है, भर भर के लोगों को देना है। जो आप चाहते हैं खुद के लिए वैसा ही सबको करना है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरे पास हैप्पीनेस रहे, और मेरी जितने भी जीवन में जितने भी अच्छी चीजें हैं, ग्रेटिट्यूड वाली जो मुझे ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, वो मेरे साथ रहें। तो ऐसे ही लोगों के बारे में भी हमें वही सोचना है। तो जो आप सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। बहुत अच्छा चैप्टर था। कैसे हम अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं अपनी सोच को बदल के। सिर्फ अपनी सोच हम बदलेंगे तो हम अपनी लाइफ को बदल लेंगे, अपने लोगों के आसपास रिश्तों को बदल लेंगे। जैसा आप कहते हैं ना, अगर आप कोई आपकी तरफ ब्लैक बॉल भी भेज रहा है, कोई आपकी तरफ नेगेटिव भी सोच रहा है, बार बार आपका दिमाग जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ, उस पर्सन के खिलाफ अगेंस्ट बार बार जा रहा है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप सिर्फ वाइट बॉल भेजिए, आप अच्छी वाइब्रेशन भेजिए। आपके रिश्ते में ना कहते हैं ना मिरेकुलस चेंज आएगा जब आप वाइब्रेशन को चेंज करेंगे अपनी तरफ से। हमारे जो रिलेशन है ना, हम कहते हैं कि दो लोगों के कारण चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक पर्सन भी रिलेशन को चेंज कर सकता है सिर्फ अच्छी 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 वाइब्रेशन भेजकर। जब आप अच्छी 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 वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली भेजते रहेंगे, उस आदमी के पास, जो भी पर्सन है जिसके पास आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं, उस आदमी को एक बदलना ही पड़ेगा अपने स्वभाव को, अपनी जो वाइब्रेशन को। जब आपके पास से पॉजिटिव जाएगा, वो इंसान भी धीरे 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 पॉजिटिव होने लगेगा सिर्फ आपकी वाइब्रेशन के कारण। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसको अपनाइए। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। हमें जब भी अपने, अगर हमारा जो ऑफिस एनवायरनमेंट है, अपने कोलीग्स के संग कुछ चेंज लाना है, अपने बॉस में चेंज लाना है, अपने एम्प्लॉयज में चेंज लाना है, तो आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करिए, और वो आप देखेंगे कि आपका चारों तरफ आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके रिलेशन है, वो चेंज होने लगेंगे। तो ये इतनी अच्छी एफर्मेशन हैं, विजुअलाइज करके जैसे उन्होंने बताया है, चेंज करिए। और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो बताइए। दीदी मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी बोलिए बोलिए। पढ़ते समय मतलब हम्म। मेरे मन में इतनी बार आ रहा था कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे नहीं कुछ नहीं, बोलिए बोलना है। बोलिए, हाँ जी बोलिए। इतना इतना अच्छा चैप्टर, हम्म। इतना प्रैक्टिकल चैप्टर, एक्चुअल में हाँ इतना जी। प्रैक्टिकल चैप्टर है कि हाँ कि वाकई में हर रोज ये होता है। हर मतलब हर एग्जाम्पल जो दिया गया था, हाँ ये होता ही है। बट हाँ मुझे एक चीज समझ में आई, बिल्कुल की पॉइंट इसका, कि हाँ। इसमें आपको ये जरूर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हम में ये कमी है और हम्म। हमको ये बदलना है। हाँ बस, क्योंकि अगर आप सामने वाले पर ही ये ब्लेम देते रहोगे ना कि मेरी लाइफ में तुम्हारे कारण ऐसा है, मेरी लाइफ में तुम्हारे कारण, जैसे बॉस ने कुछ हुआ, जैसे आपने ये देखा कि बॉस गलत तरह से व्यवहार कर रहा है, या जो मैनेजर था वो गलत तरह से व्यवहार कर रहा है, तो उस पर्सन ने ये पहले ये माना कि मेरी वाइब्रेशन गलत थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। उस लेडी ने भी माना कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए इस तरह से मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ। तो जब हम अपने को बिलीव कर लेंगे ना कि ये सिर्फ जो रिलेशन गड़बड़ हुए हैं, जहां भी मेरे साथ इस तरह से रिलेशनशिप में कहीं टसल आ रहा है, तो वो मेरे कारण है, तो वहीं से चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो चांदनी जी आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि की पॉइंट यही है कि हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि गलती हमारे में है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही बोलते रहते हैं उसकी वजह से रिलेशन खराब है, उसकी वजह से रिलेशन खराब है, वो ऐसा है, वो गुस्सा होता है, वो गलत बोलता है, वो गलत व्यवहार करता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मेरा स्वभाव ऐसा हुआ। नहीं, आपका स्वभाव जैसा था आपको वैसा ही मिला। तो इसलिए हमें चेंज होना है, ना कि सामने वाले को। जिस दिन आप अपने को चेंज करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली सारे रिलेशन ठीक होने लगेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा आपने चांदनी जी, बहुत अच्छा समझा। जी। थैंक हाँ, यू। राखी जी, वो जैसे है ना, यूक्रेन का और रशिया की लड़ाई चल हाँ जी रही हाँ है, जी तो हाँ जो जी, 3 रशिया। केस वहाँ पे है, हाँ जो करोड़ों आदमी मर चुके हैं। अभी यहाँ पे हमारे तालिबान और ईरान और इजराइल की भी लड़ाई शुरू हो गई है। जी जी जी। तो ये हम क्या कैसे करें कि वो लड़ाई बंद हो जाए? लाखों करोड़ों आदमी मर रहे हैं, उनका जी कैसे जी। करें? हम थर्ड वर्ल्ड हमें वार थर्ड वर्ल्ड वार हमें होने के चांस हो रहे हैं। नहीं नहीं, हमें ये अब सोचना ही नहीं है। हमें तो अच्छी अच्छी भावना अपनी तरफ यही रखना है कि हमारा देश, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो पृथ्वी है, वहां पे सब जगह सद्भावना है। तो डेली जब भी आप, जब कोई प्रेयर करते हैं, डेली कोई एफर्मेशन बोलते हैं, तो डेली एक एफर्मेशन बोलिए कि आप जब, अगर एक पर्सन, क्या होता है ना, हम एक पर्सन करता है, कभी ऐसे हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में 8-10 लोग या 1000 लोग कर रहे होंगे ये सब चीज ना, कि दूसरे के बारे में सोच रहे हैं।
अगर हम पूरी दुनिया अगर ये एफर्मेशन करें कि हमारी दुनिया में शांति, सद्भावना और भाईचारा, प्रेम रहे, तो वो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो जैसे अब आपके मन में विचार आया है, तो अंकल आप आज से ही शुरू करिए कि अपने दिमाग में ये डालिए कि हमारे जो पूरा वर्ल्ड है वो पीसफुल है, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब हम सद्भावना से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। जब हम ये सोचने लगेंगे, हर इंसान ये सोचने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो दुनिया में सद्भावना, प्रेम होने लगेगा। ये हमारे हाथ में ही है, क्योंकि हम सब मिलके ये प्रार्थना नहीं करते हैं, मिलके ये नहीं कोशिश करते हैं कि हम पीस और पीस प्रेफर करें, ना कि ये सब लड़ाई झगड़ा। आज का जो चैप्टर है ना, उसके ऊपर एक हम्म, एक प्रार्थना है, इसी हिसाब से आपको तो सुना दूं इसी चैप्टर के ऊपर से बताइए थोड़ा सा। बताइए बताइए। ईश हमें देते हैं सब कुछ, परमात्मा ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम्म, जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। जी जी। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। हवा प्रकाश हमें मिलता है, हम्म, हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। हम्म, यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। हम्म, हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखें। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तपती धरती पर पथिकों को, तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। हम्म, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखें। यानी कि जितना कमाते हैं 10% भगवान के नाम हम्म, अर्पित करें। 10वां 10%। पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखें। ई समय देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मानव जीवन दुर्लभ है, मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाएं। हम्म, मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाएं। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे भी हम भी बन जाएं। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाएं। तब सेवा सुमिरन से जीवन, तब सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखें। ई समय देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लास्ट पैराग्राफ है। हम्म, असत नहीं है प्रभु में दुनिया, हम्म, असत नहीं है प्रभु में दुनिया, और नहीं है दुखदाई। असत नहीं है प्रभु, असत नहीं है प्रभु में दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दें, दिल दिमाग को सही दिशा दें, तो बन सकती है सुखदाई, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, भगवान सबको देते हैं, लेकिन जन तो देना सीखें। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखें। जी जन जी। को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखें। ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, हम्म, वितरण उसका करना सीखें। ईस हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। कितना अच्छा पोएट्री है, कितनी अच्छी पोयम है, जिसमें उन्होंने कितना अच्छा कहा है कि जो भगवान ने हमें दिया है, जितनी नियामतें दी हैं, है ना, जितनी नियामतें दी हैं, चाहे हमें बारिश दी है, चाहे हमें पेड़ पौधे दिए हैं, चाहे हमें खाना पीना दिया है, चाहे हमें जो भी कुछ दिया है भगवान ने, उसको हमें लौटाना कैसे है, कैसे लौटाएंगे? उसका धन्यवाद करके। बार बार धन्यवाद करना सीखिए, बार बार प्रभु को धन्यवाद करिए कि जो हमारे पास है वो इतना है, इतना है, इतना है कि समेटे नहीं समझता है। लेकिन हम सिर्फ दुखी रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला। हमें, आप सोचिए कि भगवान ने हमें बारिश दे रहा है, पानी दे रहा है, हमें खाना पीना मुहैया है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम सिर्फ रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये होता तो शायद ऐसा होता, वो होता तो शायद ऐसा होता। सिर्फ हम जो होने की चाहत में रहते हैं, जो है उसके लिए नहीं शुक्रिया करते हैं। तो ये पोयम उसी के लिए, कि जो है उसके लिए शुक्रिया बोलिए। जो आपको भर भर के नियामतें भगवान ने दी हैं, उनके लिए पहले शुक्रिया बोलिए।
भगवान और देगा। हमें सबकॉन्शियस माइंड में वो यही बोल रहे हैं कि आपके पास जो है, पहले उसका जब आप शुक्रिया करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड ये जान जाएगा आपका कि आपके पास इतना कुछ है, अबंडेंस है। जब आप ये उसको पहुंचा देंगे सिग्नल कि आपके पास अबंडेंस है, तो वो आपको अबंडेंस की तरफ ही लेके जाएगा। जब आप उसको ये दिखाएंगे कि मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास वो ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो आपको कमी की तरफ ही लेकर जाएगा। तो हमें हमेशा खुश रहना है, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना है, हमेशा नियामतों को शुक्रिया करना है। तो जितना हम शुक्रिया करेंगे, जितना हम खुश रहेंगे, हमें और खुशी की तरफ लेके जाएगा। थैंक यू अंकल फॉर सच अ लवली पोएम। बहुत ही बढ़िया कविता है। तो आज चलिए एफर्मेशन संग में बोलते हैं। देखो ना, ये हमारा हार्ट है, दिन जी में जी हजारों बार धड़कता है। जी सांस प्रभु ने दे रखी है। जी हर चीजें जो आंतें खाना पचाती है, सब जी तो प्रभु ने अपने हाथ में ले रखा है। अगर हम इंसान के हाथ में होता तो पता नहीं इंसान कितनी गलती करते। जी। सब कुछ हमें हर चीज ऑटोमेटिक तो, होता है हमारा, सब कुछ हो रहा है, हाँ सब कुछ मिला हुआ है ना, सब कुछ हाँ। है ना, फिर भी हम दुखी रहते हैं, तो गलत है ना। तो गलत है। इतना कुछ मिला है के बावजूद भी अगर हम दुखी हैं तो वो गलत है, और इतने मिलने के बावजूद भी हम और चीजों की चाह करते रहते हैं और इस कारण दुखी रहते हैं, वो गलत है ना। तो इतना कुछ है, सांस ले रहे हैं, आपको आज का जीवन मिला है, यही बहुत बड़ी नियामत है। तो यही है भगवान की इतनी अब वो बड़ी। वही एक वो कहते हैं कि आप हमें, एक संत है, बोला जी तुम दान तो करो, तुम्हें 10 गुना मिलेगा। जी जी, करो तो टेन सही परसेंट दान। हाँ, आपने तुम्हें बोला ना 10%। हाँ, दान तो करो, हाँ, हाँ, जितना दोगे हाँ। उससे डबल मिलेगा, कई गुना ज्यादा मिलेगा। बस देना सीखिए, जो चीज दे सकते हैं, चाहे मन से, तन से, चाहे पैसे से, जिस तरह से आप सेवा कर सकते हैं उस तरह से करिए, जैसे भी कर सकते हैं सेवा सबके करिए। लिए सबके लिए पॉजिटिव सोचे, हाँ, सोचें पॉजिटिव, किसी ये के लिए मन भी से गलत नहीं सेवा है। सोचे। हाँ, ये मन से सेवा हो गई, हाँ, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव किसी की, आपने देखा कोई किसी का किसी की लाइफ में अगर कुछ दुख तकलीफ है, तो आप एक अच्छी उसके लिए भावना भेजिए कि आप बहुत सुखी हो, आपके जो भी दुख परेशानियां हैं जल्द ठीक हो जाएं। तो आपने मन से सेवा कर दी ना, आपने मन से कर दी। हो सकता है आप उसके साथ ना जा पाए, उसके घर ना जा पाए, आप हजारों किलोमीटर दूर होकर भी, आप अगर यूक्रेन वॉर हो रहे हैं वहां के लोगों के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप मन से सेवा कर रहे हैं। मन से करिए, मन से भी जो भावना होती है वो जाती है जहां तक जाती है। तो हम किसी का गलत करते हैं तो अवचेतन मन हमारे साथ भी गलत करेगा। हाँ, ये आज का हमने चैप्टर में, जो आप जैसा सोच रहे हैं दूसरे के बारे में, वैसा ही आपके बारे में हो रहा है। इसलिए आप जैसा चाहते हो आपको जैसा ट्रीट किया जाए, तो आप भी वैसा ही लोगों को ट्रीट करिए। तो ये चीज था आज का। सेहत सेहत, सफलता, मानसिक शांति, खुशी की कामना कामना सबके लिए करें। सबके लिए करें, हाँ, सबके लिए जितना हाँ। करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। तो आइए सब मिलकर एफर्मेशन बोलते हैं। मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत खूबसूरत तो हूँ। हूँ, मैं खुश हूँ, मैं मैं खुश खुश हूँ, हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मैं शक्तिशाली शक्तिशाली हूँ। मैं हूँ, आत्मविश्वासी हूँ, मैं मैं आत्मविश्वासी हूँ, आत्मविश्वासी हूँ। मेरा शरीर उत्तम और स्वस्थ है, मेरा शरीर मेरा उत्तम और शरीर स्वस्थ उत्तम और है, स्वस्थ है। मेरे रिश्ते सौहार्दपूर्ण है, मेरे मेरे रिश्ते रिश्ते सौहार्दपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, मैं धन और मैं धन और प्रचुरता को प्रचुरता आकर्षित को करती हूँ, आकर्षित करता हूँ। मेरा काम उत्तम है, मेरा मेरा काम काम उत्तम उत्तम है, है। मैं अपना लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हूँ, मैं अपना मैं लक्ष्य अपना हासिल लक्ष्य करने हासिल में करने सक्षम में हूँ। सक्षम हूँ, मेरी जिंदगी खूबसूरत है। मेरी जिंदगी खूबसूरत है। तो ये अपने जो एफर्मेशंस हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दीजिए कि आप ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसा ही तरह की परिस्थिति लाएगा, ऐसे ही तरह की चीजें लाएगा आपकी लाइफ में, और आप ऐसे ही होने लगेंगे। तो आप सबकॉन्शियस माइंड को बार बार इन एफर्मेशंस के द्वारा बताते रहिए, और आपके लाइफ में जो भी तरह की चीजें आपको चाहिए, उस तरह के एफर्मेशन जोसेफ मर्फी ने बहुत अच्छी तरह से लिखे हैं, वो चीज आप लिख लीजिए। जो भी आप चाहते हैं, रिलेशन से रिलेटेड, अपनी सक्सेस से रिलेटेड, या करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वो सारे इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर जीरो से लेकर अभी तक एफर्मेशंस बताए हैं। वो आप लिखिए, उनका अपनी लाइफ में उनको लेकर आइए, विजुलाइज करिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। बहुत अच्छी बुक है।
इसे जरूर पढ़िए, जरूर इसको अगर आप वीडियोस नहीं देख सकते हैं तो आप पढ़िए, इसका पीडीएफ आप सबके पास है तो वो पढ़ भी सकते हैं, और जो जिसको वीडियोस देखना ज्यादा अच्छा लगता है तो वीडियोस देखिए, जैसे भी आपको समझ में आए वैसा करिए। तो कल, हाँ, कल मैं सोच रही हूँ कि मेरा 2 दिन का जो गैप हो गया है तो मैं कल दोबारा कल का जो सैटरडे ऑफ रहता था, तो कल सैटरडे ऑफ ना लेकर एक चैप्टर कल हम कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 17 कल हम करेंगे। तो आप लोग सब उपस्थित रहिएगा, कल हम चैप्टर नंबर 17 करेंगे, ठीक है? कल मिलते हैं फिर सैटरडे को। थैंक थैंक यू, यू दीदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राखी जी फॉर योर थैंक यू, वंडरफुल सेशन। थैंक यू आपके आने के लिए, सबके लिए थैंक यू सो Yes. मच, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, Thanks. Good थैंक night. यू।